इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो जो है, इसमें फ्लो जो लिक्विड में होती है, लिक्विड की जो फ्लो होती है विद द फ्री सरफेस होगी और विद कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कि जो लिक्विड है वो फ्री सरफेस पे मूव कर रहा होगा, मतलब फ्रीली मूव करेगा इस तरीके से। ठीक है। और ये कांस्टेंट प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये लिक्विड मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा रिवर्स कैनाल्स वगैरह में होता है। ठीक है, ये वाटर जो होता है यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहे हैं, स्लोप की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मूव करता है इन द ओपन चैनल फ्लो। एंड यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, उसके साथ साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी हेल्प से वाटर मूव कर रहा होगा। ठीक है, ड्यू टू द स्लोप ऑफ द बेड, बेड की स्लोप की वजह से वाटर मूव कर पाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है ना, वो कॉन्साइड करती है विद द फ्री सरफेस। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कौन सी होती है? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड की जो लाइन होती है, उनका सम करके जो लाइन बनेगी, अगर उसको हम ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन ये एक होगी, तो ये जो लाइन है वो वाटर की फ्री सरफेस, जो उसका टॉप सरफेस होगा ना, जो कि फ्री होगा बिल्कुल, उसके फ्री सरफेस पे जो मतलब उसके साथ कोइंसाइड करती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसको हम प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड जो है ना, वो पीजोमेट्रिक हेड हो जाता है कंबाइन। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये फ्री सरफेस के साथ मूव करती है। अब इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पे, ओपन चैनल फ्लो में हम लोग जैसे रिवर की बात करते हैं या कैनाल्स वगैरह की बात करते हैं, तो पाइप के अंदर ओपन चैनल फ्लो कैसे हो सकता है? पाइप के अंदर वाटर अगर एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर की हेल्प से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेल्प से अगर मूव करता है ना, तो उस वाटर उस फ्लो को भी हम ओपन चैनल फ्लो करेंगे। इन जनरल जब पाइप फ्लो होता है ना, तो पाइप पूरी की पूरी फुल होती है विद द वाटर, पूरी फुल होगी, तो इसीलिए वाटर जो है वो प्रेशर पे मूव कर रहा होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे वो मूव कर रहा होता है। लेकिन ओपन चैनल फ्लो के केस में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मूव करता है, इसलिए यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ऊपर एयर होगी और नीचे जो वाटर है वो ग्राउंड की स्लोप की वजह से, ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको भी हम ओपन चैनल फ्लो कंसिडर करेंगे। अब जो चैनल्स है ना, इसकी क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? सबसे पहले है आर्टिफिशियल और नेचुरल चैनल। ठीक है, चैनल जो नेचुरली बना होगा जैसे रिवर्स वगैरह है, वो सब हो जाते हैं नेचुरल चैनल। और आर्टिफिशियली जो हम कैनाल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं इरिगेशन के लिए या बाकी पर्पसेस के लिए, वो हो जाते हैं आर्टिफिशियल चैनल। फिर उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। अब प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक वो होता है जिसमें बेड स्लोप और शेप जो है वो चैनल का नहीं चेंज होता, मतलब वो फिक्स्ड रहता है। लेकिन नॉन प्रिज्मेटिक में से में इन दोनों में से कोई एक चीज चेंज होती है। बेड स्लोप या वेरी करता है या फिर शेप वेरी करता है, उसका शेप चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, या फिर ये दोनों ही चीजें चेंज होती है। ठीक है, तो ये नॉन प्रिज्मेटिक है। प्रिज्मेटिक में ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि क्रॉस सेक्शन और बेड स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और क्रॉस सेक्शन जो है मतलब कि ये दोनों ही चीजें, या तो कोई एक चीज इसमें से चेंज होगी या फिर दोनों चीजें चेंज होगी इन केस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। ठीक है, उसके बाद है रिजिड चैनल एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल। ये जो रिजिड और मोबाइल बाउंड्री चैनल है, इसमें रिजिड चैनल वो होगा जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगी, स्कोरिंग नहीं होगी, सिल्टिंग नहीं होगी। चैनल जो होगा उसके बेड में बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं होगी, स्कोरिंग सिल्टिंग वगैरह नहीं होगी, मतलब यहाँ से इसका जो मटेरियल है वो निकल के यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, वो फिक्स रहेगा या फिर कहीं और जाके सेटल नहीं करेगा। ठीक है, तो स्कोरिंग और सिल्टिंग नहीं होगी, और डिफॉर्मेशन वगैरह, चैनल का जो प्रॉपर जो शेप होगा वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये रिजिड होता है। और जो मोबाइल बाउंड्री चैनल है उसमें ये सब चीजें होंगी, डिफॉर्मेशन हो सकती है, स्कोरिंग सिल्टिंग वगैरह ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जो रिजिड बाउंड्री चैनल है वो एक तरह से आर्टिफिशियल चैनल हो जाता है, जो हम आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो कंक्रीट वगैरह से जब बनाया होगा उसमें कुछ भी बेड की जो मतलब डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं होगी, और उसकी ये मतलब बाकी चीजें भी, स्लोप वगैरह भी चेंज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 1 होगा, मतलब उसमें जो वाटर की डेप्थ है ना, वो सिर्फ चेंज होगी, डेप्थ ऑफ फ्लो उसमें सिर्फ चेंज हो सकती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। और जो मोबाइल बाउंड्री चैनल है ना, उसमें वो एक नेचुरल चैनल जो होता है उसको हम मोबाइल बाउंड्री चैनल बोल सकते हैं। ठीक है, जो रिवर्स वगैरह बने हुए हैं खुद ब खुद। ठीक है,
वो नेचुरल है और वो मोबाइल बाउंड्री चैनल्स में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि उसके जो मटेरियल है साइड साइड से वो निकल रहा है, निकल निकल के जा रहा है, कहीं पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो ये सारा कुछ हो रहा है उसमें। तो मतलब उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो जाएगा। और फर्स्ट है जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो तो वेरी करेगी ही उसमें, उसके साथ साथ विड्थ भी चेंज होती रहेगी। कभी कभी रिवर जो होगा उसकी विड्थ ये होगी, फिर उसके बाद अगर इसमें से मटेरियल निकल गया, ठीक है, दोनों साइड से तो, या फिर एक साइड से निकल गया तो ये, सपोज ये अंदर वाला सारा ही मटेरियल निकल गया तो उसकी विड्थ चेंज होगी। ठीक है, विड्थ यहाँ पे ये हो जाएगी। ठीक है, तो विड्थ बढ़ती या घटती रहेगी, विड्थ चेंज होगी, लेआउट चेंज होगा। लेआउट मतलब उसकी मियांडरिंग वगैरह होती है ना, तो ऐसे रिवर कभी पहले इस तरीके से जा रहा था, फिर वो मतलब उसका कर्व हो जाएगा। अगर वो स्ट्रेट जा रहा था तो वो कर्व्ड हो गया, इस तरीके से होगा। ये मियांडरिंग के केस में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेआउट चेंज हो सकता है उसका, लेआउट भी चेंज हो सकता है, बेड स्लोप भी चेंज हो सकती है इसकी केस में। ठीक है, तो इसके 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं मोबाइल बाउंड्री के केस में। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो इन चैनल्स। चैनल जो है, अब हमने बात कर ली कि चैनल किस टाइप के हो सकते हैं। अब उसके अंदर जो वाटर है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। अब ये हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो कौन सा हो जाता है? स्टेडी फ्लो वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि चेंज नहीं हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चीज आपको याद रखनी है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती है? डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, ये सारी चीजें जो है, रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज हो गया, तो ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम स्टेडी फ्लो बोलेंगे। और अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम यही सारी चीजें चेंज हो जाती है ना, तो हम उसको अनस्टेडी फ्लो बोल देते हैं। अब यहाँ पे ये भी चीज आपको समझ आएगी कि अगर सपोज डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट रह रही है किसी एक टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ हमने टाइम फिक्स कर लिया, इतने टाइम में अगर डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट रह रही है, सपोज हमने 1 डे देखा, पूरा एक दिन देखते रहे एक सेक्शन पे जाके, तो उस सेक्शन पे हमेशा डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो फिक्स रही। ठीक है, सपोज ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है। ठीक है, वाई ही रही है, ये y/2 नहीं हो रही है, या फिर 1.5 बाय कुछ इस तरीके से नहीं हो रही है, वाई ही रह रही है, फिक्स रह रही है। तो वो जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब अगर है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये कांस्टेंट है वाई, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टडी के केस में और अनस्टडी के केस में प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट नहीं होगी। तो ये स्टडी फ्लो के लिए हो गया। अब यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है नेक्स्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो में पहले हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे थे स्टडी एंड स्टडी के केस में, अब हम स्पेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। मतलब कुछ एक पोर्शन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सपोज ये हमारी फर्स्ट हमने सेक्शन लगा ली, ये हमने सेकेंड सेक्शन लगा ली। इस सेक्शंस के बीच में जो डेप्थ है या जो स्लोप है, ये सब चीजें, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इस स्पेस के बीच में वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हमने टाइम फिक्स कर दिया, मतलब टाइम हमने सपोज सोच लिया कि सपोज हम देख रहे हैं आज के, सपोज शाम के 5 बजे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे हम ये दोनों सेक्शंस के बीच में ही देखेंगे फ्लो, और दोनों में एक ही टाइम पे देखनी है, और दोनों में ये चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है प्रॉपर्टीज, वो हमने देख रहा है। और अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टीज जो है ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब हमारा यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। और अगर ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। और ये कांस्टेंट नहीं रह रही है, ये वेरी कर रही है, इसके बीच में कहीं ना कहीं डेप्थ वेरी कर रही है, वेलोसिटी वगैरह कुछ भी वेरी कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस नॉट इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, तो ये हमारे 2 टाइप के फ्लोज हो गए। अब यहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है ना, उसको हम वेरिड फ्लो भी बोल सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और वेरिड की क्या क्या एग्जांपल है? ग्रेजुअली वेरिड या रैपिडली वेरिड, इसकी एग्जांपल्स हो जाती है। ठीक है, अब रैपिडली वेरिड और ग्रेजुअली वेरिड की अगर हम बात करें, रैपिडली वेरिड फ्लो जो होगा ना, मतलब एकदम से सडनली जब वेरिएशन आ जाती है,
जैसे यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये वाटर फ्लो करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एकदम से ये एक डिस्टरबेंस आई, एक कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आया जिसकी वजह से ये वाटर जो है इस तरीके से ऊपर आता है, फिर उसके बाद ये मतलब कुछ इस तरीके का पाथ चूज करता है। तो आपको सडन जो वेरिएशन है, इतने पोर्शन में सडन वेरिएशन दिख रही है, इसलिए इसको हम रैपिडली वेरिएड फ्लो बोलेंगे। इतने पोर्शन में हमारा रैपिडली वेरिएड फ्लो है, ठीक है। और अगर हम ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो की बात करें, तो ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो के केस में डेप्थ ऑफ फ्लो जो है ना, वो चेंज होती है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे टाइम से, मतलब वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो चेंज हो रही होती है, मतलब उसको काफी टाइम के बाद उसमें एक चेंज दिखता है। जैसे अगर हम 1 किलोमीटर में देखें, तो हो सकता है 1 किलोमीटर में सिर्फ 1 मीटर का चेंज आया हो, ठीक है। तो मतलब बहुत देर के बाद एक मतलब हमें वेरिएशन समझ आती है। जैसे अगर ये y1 है और ये y2 है, ठीक है। ये हमारा 5 किलोमीटर था, 5 मीटर था, सॉरी, ठीक है। ये 5 मीटर था और ये 4 मीटर हुआ, ये हमारा पूरा डिस्टेंस 1 किलोमीटर का। तो इसमें पूरे 1 किलोमीटर के बाद सिर्फ 1 मीटर का डिस्टेंस आपको जो है वो धीरे 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 चेंज हो रहा है, जो कि आपको इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। जब आप दोनों की डेप्थ प्रॉपरली मेजर करोगे तब आपको समझ आएगा कि ये वेरी हुआ है, ठीक है। तो वो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो जाता है, जिसमें ये चीजें धीरे धीरे डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होती है, ठीक है। तो ये हो गए दो टाइप्स हमारे। अब यूनिफॉर्म फ्लो जो है ना, उसके केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और जो इससे पहले जो हम रैपिडली वेरिड फ्लो और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का पार्ट है, ठीक है। ये हमने बात कर ली। अब जो यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में हमने बात करी हुई है, जिसमें स्पेस के रिस्पेक्ट में ये सब प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती है, वो फ्लो जो है उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन और बॉटम ऑफ द चैनल, ये सब पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ पैरेलल होगा इस तरीके से अगर हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बॉटम ऑफ द चैनल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाटर का लेवल हो गया, और यहाँ पे ही आ जाएगी ना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। ये हमने बात करी थी शुरुआत में कि ओपन चैनल फ्लो के केस में फ्री सरफेस पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आ जाती है। सपोज ये हमारी टोटल एनर्जी लाइन थी, ठीक है। तो इनका जो स्लोप होगा ना, सबका स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। सपोज सबको हमने एस नॉट मान लिया स्लोप, ठीक है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट होंगे, ये मतलब इक्वल होंगे स्लोप, ठीक है। तो पैरेलल हो जाते हैं ये सारे के सारे। और इसमें स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है ना, वो कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म फ्लो के केस में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो है वो है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो जो है, अब पाइप फ्लो में हमने देखा था लेमिनार फ्लो, रेनॉल्ट नंबर अगर लेस देन 2000 है तो लेमिनार फ्लो माना जाएगा। ट्रांजिशन फ्लो अगर रेनॉल्ट नंबर 2000 से 4000 के बीच में, और टर्बुलेंट था अगर रेनॉल्ट नंबर 4000 से ऊपर है, तो पाइप फ्लो के केस में हम उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते थे। अब ओपन चैनल फ्लो के केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें रेनॉल्ट नंबर की थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी जाती है। रेनॉल्ट नंबर अगर लेस देन 500 है तो उसको लेमिनार फ्लो कहेंगे, 500 से 2000 है तो उसको ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे, और टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे जब रेनॉल्ट नंबर ग्रेटर देन 2000 होगा, ठीक है। तो इसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ये ओपन चैनल फ्लो के केस में। ओपन चैनल फ्लो इज जनरली कंसिडर्ड टू बी टर्बुलेंट। तो ओपन चैनल फ्लो जो होगा वो जनरली टर्बुलेंट होता है। तो आपको ये वाली वैल्यू इसकी याद रखनी है कि 2000 से ऊपर होगा रेनॉल्ट नंबर तो उसको टर्बुलेंट बोलेंगे हम, ठीक है। अब ओपन चैनल फ्लो में ना दो टर्म्स आएंगी, एक तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस, जिसको हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होगा हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस का क्या काम है। हाइड्रोलिक मीन रेडियस हो जाता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। इसका काम क्या है, इसकी हेल्प से हम अगर ये लार्ज हो जाएगा, मतलब कि आर की वैल्यू अगर ग्रेटर आती है, इसका मतलब ये है कि फ्लूइड इज इन कॉन्टैक्ट विद रफ बाउंड्री, मतलब कि लेस फ्लूइड इज इन कांटेक्ट विद द रफ बाउंड्री, मतलब कम फ्लूइड जो है वो रफ बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में होगा। इसका मतलब उसकी जो स्पीड होगी जो फ्लूइड की, वो कम नहीं होगी। इसका मतलब हम ज्यादा वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं अगर ग्रेटर हमारे पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है या हाइड्रोलिक मीन रेडियस है। हाइड्रोलिक रेडियस भी इसको सिंपली हम बोल सकते हैं। अगर ये ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो होगी ना, वो हमारी हम ग्रेटर अचीव कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसके बाद है हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या हो जाता है, ये है एरिया अपॉन टॉप विड्थ। एरिया अपॉन टॉप विड्थ हो जाती है हाइड्रोलिक डेप्थ, इसको सिंपली हम बोलेंगे। और इसका क्या काम है,
D helps represent the average depth of non-rectangular channel। यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगुलर चैनल है ना, ये सपोज इसकी हेल्प है, इसकी हाइट है D, इसकी हाइट है सपोज Y, ठीक है। तो जो हमारे जो सपोज ट्रेपिजॉइडल हो गया या ट्रायंगुलर चैनल, जो भी नॉन रेक्टेंगुलर चैनल है, उसकी जो डेप्थ है ना, उसकी डेप्थ आ गई सपोज ये Y1 आ गई या कुछ भी, तो हम D की हेल्प से इक्विवेलेंट Y निकाल सकते हैं, जो कि मतलब इन टर्म्स ऑफ इसको हम रेक्टेंगुलर के फॉर्म में एक तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसकी रेक्टेंगुलर अगर ये होता चैनल और इसकी डेप्थ क्या होती वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी, यानी कि हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। इट ट्रीट्स एन इरेगुलर और स्लोपिंग चैनल क्रॉस सेक्शन एज एन इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर चैनल। ये एक स्लोपिंग या इरेगुलर चैनल सेक्शन को एक रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन की तरह ये ट्रीट करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, और फिर हमें उसकी डेप्थ क्या होगी वो हमें इसकी हेल्प से पता चल जाती है, ठीक है। ये इसका काम होता है। ये दोनों हो गए हाइड्रोलिक मीन रेडियस और हाइड्रोलिक जो डेप्थ है हमारा, ठीक है। इसके बाद आ जाती है सिलैरिटी। सिलैरिटी क्या है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। एक वेव की स्टिल वाटर में, रुके हुए वाटर में वेलोसिटी। अब रुके हुए वाटर में वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? सपोज हमारे पास एक रुका हुआ पानी है, सपोज ये, ठीक है, और इसके अंदर कोई पत्थर फेंक देता है, ठीक है। सपोज ये स्टोन है हमारा रेड कलर का या फिर ब्लैक कलर का स्टोन हम यहाँ पे बना देते हैं, और जब हम स्टोन फेंकते हैं तो वेव्स जनरेट होती है सर्कुलर वे में, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, और वो इस तरीके से बाहर की तरफ आउटर में मतलब मूव कर रही होती है वो वेव्स, ठीक है। तो ये जो वेव्स है इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी जो है वो हमें सिलैरिटी मतलब बताती है। सिलैरिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी, इनिशियल फ्लो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाती है सिलैरिटी सी, जिसका फॉर्मूला है रूट ओवर जी डी। जी और डी क्या है हमारा? अभी अभी हमने बात करी, हाइड्रोलिक डेप्थ हो जाता है डी, यानी कि एरिया अपॉन टॉप विड्थ, ठीक है। तो ये हमारी जो है, अगर यहाँ पे हाइट जो होगी वेव की वो नेग्लिजिबल हो जाती है, जो हम सिलैरिटी की बात कर रहे हैं, वेव की वेलोसिटी की यहाँ पे बात करें ना सिलैरिटी की केस में, अगर इसकी हम वेव की हाइट जो होगी उसकी बात करें, अगर वो नेग्लिजिबल हो जाएगी ना, तो उसको हम एलिमेंट्री वेव बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम एलिमेंट्री वेव बुलाएंगे, और यहाँ पे ये सिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका काम क्या होता है? इसकी हेल्प से हम सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल और जो हमारा शूटिंग फ्लो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। सिलैरिटी का फॉर्मूला होता है ना रूट ओवर जी डी, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब सिलैरिटी क्या है? सिलैरिटी हो जाती है हमारी वेलोसिटी, ये चीज भी आपको याद रखनी है, सिलैरिटी वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सब क्रिटिकल फ्लो की बात करें सबसे पहले, तो सब क्रिटिकल फ्लो या ट्रैंक्वाइल फ्लो किसे हम बोलेंगे? सपोज हमारा ये जो वाटर था, अभी हम इससे पहले जो वाटर की बात कर रहे थे वो स्टिल वाटर की बात कर रहे थे कि स्टिल वाटर में इस तरीके से वेव जनरेट होगी। बट अगर वाटर जो है वो स्टिल नहीं है, मतलब वो रुका हुआ नहीं है, वो मूव कर रहा है, तो भी उसमें वेव्स जनरेट होंगी। अब उसके केसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सपोज हमारा वाटर जो मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, और जो हमारी सिलैरिटी है वो c है, मतलब वो रुके वाटर में कोई स्टोन को थ्रो कर रहा है, फिर उसके बाद उसमें वेव्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो उसकी वो किस वेलोसिटी से वेव्स जनरेट हो रही है वो c हो गया, और वाटर की वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारी सिलैरिटी जो है वो ग्रेटर देन वेलोसिटी v हो जाती है, अगर हमारी जो वेव्स जनरेट हो रही है स्टोन की वजह से उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जो दूसरा वाटर खुद ब खुद फ्लो करके आ रहा है उसकी वेलोसिटी कम है। अगर ऐसा होता है तो हम इसमें क्या होगा कि अगर ये c की वैल्यू ज्यादा है और v की वैल्यू कम है, तो ये जो वेव्स है ना इसकी तरफ इधर वाली साइड भी ये ट्रेवल करेंगी और इधर वाली साइड भी ये ट्रेवल करेंगी, इधर वाली साइड ये ट्रेवल करेगी v प्लस सी वेलोसिटी से, ठीक है। और ये इधर वाली साइड जो ट्रेवल कर रही होंगी, यही वाली ये जो स्टोन की वजह से जो वेव्स ट्रेवल कर रही थी ना, ये c माइनस वी वेलोसिटी से ये अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम मूव करेंगे, ठीक है। ये अपस्ट्रीम वेलोसिटी होगी, ये इसकी डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो मतलब ये वेव्स जो हैं ये दोनों साइड्स में डिस्टरबेंस कॉज करेंगी। डिस्टरबेंस वेव ट्रेवल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बोथ, दोनों साइड में ये ट्रेवल करेंगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि c इज ग्रेटर देन v है,
सिलैरिटी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो यहाँ पे अगर हम v अपॉन सी करें तो v अपॉन सी इज लेस देन 1, ठीक है। 1 से कम होगा v अपॉन सी, इसका मतलब हमारा c की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, रूट जी डी होती है, तो v अपॉन रूट जी डी इज लेस देन 1। इसका मतलब इसको हम इसी चीज को v बाय रूट जी डी को ही हम फ्रॉड नंबर बोलते हैं। ये हमारा जो फ्रॉड नंबर है इस केस में लेस देन 1 होगा, ठीक है, सब क्रिटिकल, या फिर इसको हम ट्रैंक्वाइल फ्लो बोल सकते हैं, ठीक है। इसके केस में हमारा फ्रॉड नंबर लेस देन 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रिटिकल फ्लो की अगर हम बात करें, क्रिटिकल फ्लो में क्या होगा, हमारी सिलैरिटी और वेलोसिटी ऑफ वाटर ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों अगर बराबर हो गई तो ये जो वाटर यहाँ से आ रहा था ना, वो इस जो वेव्स है ना इसको जनरेट ही नहीं होने देगा। द डिस्टर्बेंस वेव डजंट ट्रेवल एट ऑल। कंट्रोल सेक्शन जो है वो हमारी मतलब जहाँ से ये जनरेट हो रही है वो उसका सेंटर वाला पॉइंट हो गया, और लेकिन जो वेव्स होंगी ना वो ट्रेवल ही नहीं करेंगी, ना वो अपस्ट्रीम जाएंगी ना वो डाउनस्ट्रीम जाएंगी सिंपली, ठीक है। वो हमें दिखाई ही नहीं देगी, मतलब डिस्टरबेंस वेव। और अगर आप ऐसे स्टोन फेंकते हो और उसके बाद आपको डिस्टरबेंस वेव नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब स्टोन जो वेव थी उसकी वेलोसिटी और जो वाटर की वेलोसिटी बराबर थी, इसलिए वो हमें नहीं दिखी। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी अपॉन जो हमारा सिलैरिटी है इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, यानी कि फ्रॉड नंबर इज इक्वल्स टू 1 हो गया इन केस ऑफ क्रिटिकल फ्लो। फिर सब क्रिटिकल फ्लो या शूटिंग फ्लो की बात करें, इसको हम शूटिंग फ्लो बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो को। इसके केस में सिलैरिटी इज लेस देन वेलोसिटी हो जाता है। सिलैरिटी अगर कम होगी वेलोसिटी से तो हमारी जो वेव्स होंगी, ये इधर से वाटर आ रहा था, मतलब ये जो वाटर आ रहा है वो v वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, और सिलैरिटी की जो वेलोसिटी है, मतलब जो इस वेव की जो स्टोन की वजह से वेव जनरेट हुई है उसकी वेलोसिटी वो कम है, ठीक है। अगर वो कम है तो वो ऊपर की तरफ जो वेव्स जाने की कोशिश कर रही है, c इज लेस देन v, वो नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए अपस्ट्रीम में आपको वेव्स बिल्कुल नहीं दिखाएंगी, डाउनस्ट्रीम में आपको वेव्स दिखाई देगी v प्लस सी, यहाँ पे वेलोसिटी से ये मूव कर रही होंगी, और डिस्टर्बेंस वेव विल ट्रेवल डाउनस्ट्रीम ओनली, सिर्फ और सिर्फ डाउनस्ट्रीम में दिखाई देंगी। और ये हमारा सब क्रिटिकल फ्लो जो है इस केस में फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है, फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं कुछ एक और चीजों पे, जैसे कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। अब फ्लोइंग फ्लूइड जो है उसकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें। अगर हमारे चैनल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के हों उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेशर जो बॉटम में होगा, अगर हमारा चैनल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हमारा चैनल है, यहाँ पे इसमें ये वाटर फ्लो कर रहा है और ये चैनल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, तो इसके जो बॉटम पे प्रेशर आएगा वो इस वाटर की वजह से आ जाएगा, रो जी एच या रो जी वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई अगर इसकी डेप्थ है, ठीक है, यही हमारा एच हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रेशर हो गया रो जी वाई, ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर हो गया। या प्रेशर हेड अगर आपको निकालना है तो पी बाय रो जी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा प्रेशर हेड हो जाएगा पी बाय रो जी इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो ये हमारी चैनल की डेप्थ होगी, ठीक है। अब हमारा इंक्लाइंड अगर मतलब ये जो y है वही हमारी चैनल की डेप्थ है, वही हमारा प्रेशर हेड है, ठीक है। तो ये बराबर आ गए। इंक्लाइंड चैनल की अगर हम बात करें तो प्रेशर हेड हो जाएगा p बाय रो जी। p बाय रो जी जो है ना वो हमारा चैनल अगर इंक्लाइंड होगा तो ये हमारा हो जाएगा y cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर हेड होगा ना वो y cos थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने थीटा एंगल से ये इंक्लाइंड है ये समझ के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये y cos थीटा के बराबर आ गया, लेकिन जो थीटा है वो बहुत ही छोटा है इसलिए cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए हमारा जो प्रेशर हेड है फिर से y के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमारा प्रेशर हेड फिर से सेम रहा। और हमारा ये एक कर्वी लीनियर चैनल हो सकता है। कर्वी लीनियर चैनल कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये हमारा चैनल का बेड है, ठीक है, और जिसके ऊपर वाटर मूव कर रहा है इस तरीके से। तो चैनल का बेड जो है वो कर्व्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखें अगर ये फर्स्ट केस है ये हमारा कॉन्वेक्स अपवर्ड है और ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये दो केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ जाएगी जो कि हो जाएगी mv² अपॉन आर, ठीक है। ये है mv² अपॉन आर जो कि wv² अपॉन gr हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि यहाँ पे एक्ट करेगी। तो हमारा जो प्रेशर होगा ना वो बॉटम पे जो प्रेशर आएगा
वो हमारा वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन डी ए, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर इन जनरल जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर हेड का, वो हो जाएगा y इंटू प्लस 1 + - v² अपॉन जी आर, ठीक है, ये हमारा जो है फॉर्मूला हो जाता है प्रेशर हेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस हमें तब यूज करना है जब कॉनकेव डाउनवर्ड है, इस तरीके से डाउनवर्ड है तो हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा प्रेशर हेड, और इस तरीके से कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा तो हमारा प्रेशर बेड जो होगा, मतलब प्रेशर जो बेड पे होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल जो कॉन्वेक्स अपवर्ड है उसके लिए हमें नेगेटिव साइन यूज करना है, और कॉनकेव डाउनवर्ड है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन। अब जो कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लो पॉसिबल है यहाँ पे वो कौन से हो जाते हैं। सबसे पहला, ओपन चैनल फ्लो में एक तो हमने स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो देख लिया ना। तो स्टेडी फ्लो में क्या क्या आ जाता है, स्टेडी यूनिफॉर्म हो सकता है, स्टेडी फ्लो जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये हो सकता है जहाँ जो कि ऑलवेज स्टेडी होगा, मतलब यूनिफॉर्म फ्लो अगर है तो ऑलवेज स्टेडी होगा। और फिर उसके बाद स्टेडी में ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो, रैपिडली वेरिएड फ्लो, और फिर उसके साथ साथ स्पैटियली वेरिएड फ्लो हो जाता है, ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो है, जो कि वेरिएड होगा, उसमें ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो और रैपिडली वेरिएड फ्लो, ये यूनिफॉर्म था। स्टेडी में एक यूनिफॉर्म फ्लो आ गया स्टेडी के अंदर, और उसके बाद आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में ही ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो और रैपिडली वेरिएड फ्लो आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाता है, और फिर उसके बाद आ जाता है स्पैटियली वेरिएड फ्लो, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे डेप्थ जो होगी ना वो चेंज होगी ड्यू टू सम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे जो डेप्थ चेंज हो रही है वाटर की, अगर डेप्थ आपको सडनली चेंज होती हुई दिख रही है, तो ये जो चेंज होगा ना यहाँ पे, ये किसकी वजह से, वाटर के एडिशन की वजह से यहाँ पे डेप्थ वेरी कर जाएगी। सपोज ये डेप्थ अचानक से बढ़ गई है, वो किसकी वजह से बढ़ी है, वाटर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की वजह से बढ़ेगी या कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा स्पैटियली वेरिएड फ्लो, ठीक है। और उसके बाद स्टेडी के बाद अनस्टेडी फ्लो आ जाता है। अनस्टेडी फ्लो में ग्रेजुअली और रैपिडली वेरिएड फ्लो, ग्रेजुअली और रैपिडली वेरिएड फ्लो स्टेडी और अनस्टेडी दोनों के केस में आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें भी स्पैटियली वेरिएड फ्लो आ जाता है, ठीक है। तो इसकी 3 क्लासिफिकेशन है और इसकी 4 क्लासिफिकेशन है स्टेडी फ्लो की। अब स्टेडी फ्लो में हमने सबसे पहला देखा था यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, जो कि अनस्टेडी फ्लो में नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फ्लो की हम लोग बात करते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो जो है ना, इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, डेप्थ, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, वेटेड पैरामीटर, ये सारे के सारे कांस्टेंट रहते हैं एट एवरी सेक्शन, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में ये सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, डेप्थ, वेलोसिटी, डिस्चार्ज और वेटेड पैरामीटर, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म फ्लो के केस में होगा, जो कि हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये भी हम बात कर चुके हैं कि टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, चैनल का बेड, ये सब पैरेलल होंगे यूनिफॉर्म फ्लो में, ये भी हमने ऑलरेडी बात कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेजेस फ्लो इक्वेशन जो है ना, चेजेस फ्लो इक्वेशन आ जाएगी, और बेनिंग्स फॉर्मूला आ जाएगा, डार्सी विस्वेच इक्वेशन आ जाएगी। उसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो हम समझते हैं। पहले तो चेजेस फॉर्मूला में चेजेस जो कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब उसके डायमेंशन कौन सी हो जाती है, एल की पावर में 1/2, टी की पावर में -1, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी इसकी डायमेंशन। और यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर जो है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो डार्सी विस्वेच इक्वेशन थी उसमें फ्रिक्शन फैक्टर और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थे ना, तो इसके बीच में और सी के बीच में, यानी कि चेजेस कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, C इज इक्वल्स टू √8g/f डैश, जो कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ एक और चीज है कि मेनिंग्स फॉर्मूला जो था ना, यहाँ पे मेनिंग्स फॉर्मूला, बेजल्स फॉर्मूला और कटर्स फॉर्मूला ये भी अप्लाई होंगे। तो मेनिंग्स फॉर्मूला जो था उसमें n था, और चेजेस कांस्टेंट में c था, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो मेनिंग्स फॉर्मूला में c जो था, c इज इक्वल्स टू 1/n इंटू r की पावर में 1/6। आर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक मीन रेडियस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये हो गया। और उसके साथ साथ जो हमारा एफ डैश है, एफ डैश के बारे में भी अभी हमने बात करी, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो की है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके साथ अगर हम रिलेट करें इस मेनिंग्स एन को, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है एफ डैश इज इक्वल्स टू n² अपॉन r की पावर में 1/3 इंटू 8g, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक रिलेशंस है इन कांस्टेंट्स के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और फ्लो जाना है, रैपिडली वेरिएड फ्लो,
ठीक है, स्टेडी फ्लो में ही रैपिडली वेरिएड फ्लो होता है। तो रैपिडली वेरिएड फ्लो जब होगा ना, एक तो होगा ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो जो कि मतलब विद टाइम होता है, और रैपिडली वेरिएड फ्लो वो हो जाता है जो सडनली आपको चेंज दिखेगा। सडनली जब चेंज आपको दिखेगा तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि ये डेप्थ हमारी जो सडनली चेंज हो रही है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है y2 और y1, इसके बीच में सडन चेंज आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, एडीज की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से। ये हमारा हो जाता है हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोलिक जंप होगा जब हमारी सडन वेलोसिटी जो सडन इसकी वाटर हाइट है, वाटर की डेप्थ है, वो इंक्रीज होती है तो हाइड्रोलिक जंप होगा, और सडनली डिक्रीज होगी तो हाइड्रोलिक ड्रॉप इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रैपिडली वेरिएड फ्लो के केस में होगा। और इसके साथ साथ हमने स्पेशली वेरिएड फ्लो भी समझा था, जिसमें हमने ये चीज जानी कि हमारा जो वाटर सडनली ये इस तरीके से फ्लो कर रहा था, और फिर इसमें बीच में अचानक से वाटर आ जाता है। ठीक है, इसमें एक डिस्चार्ज या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके केस में क्या होगा, सपोज हमारा जो क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर के रेस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू विड्थ जो है, ये हमारा क्यू जो है, क्यू डिस्चार्ज इसमें ऐड हो रहा है, स्मॉल क्यू डिस्चार्ज, और कैपिटल क्यू डिस्चार्ज से ये वाटर फ्लो कर रहा था। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन जो बन के आएगी ना, ये हमारी मेन इक्वेशन जो है ये हमारी हो जाती है कैपिटल डी क्यू अपॉन डी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा स्पेशली वेरिएड फ्लो के केस में है। ठीक है, तो ये हमारा स्पेशली वेरिएड फ्लो हो गया। ठीक है, अब स्पेशली वेरिएड फ्लो से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स जो याद करने वाले हैं कि ड्रेनेज फ्रॉम द रिवर और इनटू रिवर जो है, ये हमारा केस हो जाता है स्टेडी फ्लो का केस, जिसमें स्पेशली वेरिएड फ्लो आ जाता है कि रिवर से ड्रेनेज जो है वो रिवर के अंदर आ रही है या फिर उससे बाहर निकल रही है, वो हो जाता है स्पेशली वेरिएड फ्लो का केस। या फिर फ्लो ऑफ सी वेव एट शोर, वो अनस्टेडी फ्लो का केस हो जाता है, सी वेव्स जो शोर पे आ रही है। ठीक है, फ्लो ऑफ रेन रन ऑफ, रेन का जो वाटर का रन ऑफ होता है उसका फ्लो जो होता है वो अनस्टेडी होता है, वो भी स्पेशली वेरिएड फ्लो का केस है। फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर इन फील्ड्स, ठीक है, वो भी अनस्टेडी का केस है और स्पेशली वेरिएड फ्लो का मतलब उसी का केस आ जाता है जो कि अनस्टेडी में होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाती है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल। अब चैनल की मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हम लोगों को निकालनी है। हम कैसे निकाल सकते हैं? मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है, या फिर बेस्ट सेक्शन, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, ये सारी सेक्शंस आ जाती है। मोस्ट इकोनॉमिकल जो है, इकोनॉमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें कॉस्ट मिनिमम करनी होगी, और अगर हम एफिशिएंट सेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल के लिए कॉस्ट आ जाती है, और जो हमारा एफिशिएंट चैनल है उसके लिए डिस्चार्ज आ जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज जिसको हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज आ जाता है जो कि हमें मैक्सिमम चाहिए होगा। ये मैक्सिमम चाहिए है, कॉस्ट हमें मिनिमम चाहिए। ठीक है, ये हमें मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें कि हमारी ये दोनों ही चीजें, कॉस्ट मिनिमम हो जाए और डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाए। तो वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल्स टू सी रूट ओवर एम आई। ये हमने देखा था फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में एम जो है, एम क्या है, हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जो कि एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से अगर निकाले तो वेलोसिटी इनटू एरिया हो जाता है डिस्चार्ज, तो एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस चीज को, और जो हमने ए बाई पी इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें एरिया भी कांस्टेंट है, हमारा सी जो चेजेस कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, आई जो है ये भी कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमारे जो डिस्चार्ज है, इसका मतलब ये है कि वो वेटेड पेरीमीटर के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डिस्चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो डिस्चार्ज है विल बी मैक्सिमम इफ द वेटेड पेरीमीटर विल बी मिनिमम। मतलब अब जितना कम हमारा वेटेड पेरीमीटर होगा उतना ज्यादा हमारा डिस्चार्ज होगा। टू कीप द कॉस्ट ऑफ डाउन, कॉस्ट टू बी डाउन, ठीक है, the or minimum, the wetted perimeter for a given discharge should be minimum। मतलब एक डिस्चार्ज के लिए वेटेड पेरीमीटर मिनिमम होगा, और उसी से मतलब जो डिस्चार्ज भी ज्यादा आएगा और उसके साथ साथ कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका हमारा निकल के आता है। अब इसमें हम सबसे पहला केस जो है वो रेक्टेंगुलर का केस अगर हम देखें, हमें पी मिनिमम करनी है।
विद रिस्पेक्ट टू अगर हम वाइज को डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू जीरो करें, तभी हमारी पी जो है मतलब वेटेड पेरीमीटर है वो जीरो हो जाएगा, वो मिनिमम आ जाएगा। तो रेक्टेंगुलर के केस में वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हमारा सपोज रेक्टेंगुलर केस है, यहाँ पे ये आगे हमारा वाटर की डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी बेस विड्थ बी, और ये वाटर की डेप्थ हमारी y होगी। तो वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, b प्लस 2y, ठीक है। ये हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये वो पोर्शन जो कि वेट हो रहा है वही वाला हो जाता है ना वेटेड पेरीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा b प्लस 2y, ये हो गया वेटेड पेरीमीटर। एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा b इंटू वाई। अगर हम b को लिखना चाहें तो एरिया अपॉन y लिख सकते हैं। तो इसीलिए d अपॉन डी वाई इंटू वेटेड, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में वेटेड पेरीमीटर को, और उसमें b जो है वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया a अपॉन y, ठीक है। तो a अपॉन वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 करेंगे जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारा b अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2 आएगा, यानी कि हमारी जो बेस विड्थ है वो 2y के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये हमारा 2y है और ये y है, ये भी y है। इस तरीके का रेक्टेंगुलर चैनल होगा जो कि मोस्ट एफिशिएंट होगा, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम सारे जो बाकी चैनल्स है उनका हम डायरेक्टली देखते जाएंगे क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर चैनल ही हमारा आ गया, जिसमें हमने ये चीज जान ली कि y जो है वो b/2 के बराबर, यानी कि बेस विड्थ 2y के बराबर आएगी, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन वो हो जाएगी जिसमें हाइड्रोलिक डेप्थ जो है, अब हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी हो जाएगी, हाइड्रोलिक डेप्थ जो होगी वो हमारा हो जाती है ना, ये होता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। हाइड्रोलिक डेप्थ होती है एरिया अपॉन टॉप विड्थ, ठीक है। कि आपको याद रखना है कि हाइड्रोलिक डेप्थ हो जाती है एरिया अपॉन टॉप विड्थ, जो कि हमने यहाँ पे बॉटम में लिखी हुई है, ठीक है। ये हो जाएगी। और अब इसके लिए, इसको निकालने के लिए पहले हम एरिया की बात कर लेते हैं। बी इंटू वाई एरिया हो गया, बी हमें पता है कि 2y हो गया, तो ये हो जाएगा 2y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, ये एरिया हो गया। वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, y प्लस बी प्लस वाई, ये हमारे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब इसको सम करते हैं तो 4y के बराबर आ जाएगा वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक रेडियस जो कि हमारा हो जाएगा एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 4y। एरिया और पेरीमीटर को पुट कर दिया तो y/2 हमारा हाइड्रोलिक रेडियस आ गया। टॉप विड्थ की अगर हम बात करें तो वो b के बराबर ही, बॉटम विड्थ के बराबर ही आती है रेक्टेंगुलर के केस में, तो ये 2y होगी, और ये हमारी कैपिटल T टॉप विड्थ होगी। हाइड्रोलिक डेप्थ की अगर हम बात करें तो m इज इक्वल्स टू y आएगा। ये कैसे आएगा, एरिया अपॉन टॉप विड्थ जब हम करते हैं 2y स्क्वायर अपॉन y अगर हम करेंगे तो यहाँ पे y ही निकल के आता है, जो कि हमारा जो हाइड्रोलिक डेप्थ है उसके बराबर आ गया। मतलब हाइड्रोलिक डेप्थ जो होगी वो y के बराबर आ रही है, मतलब कि जो हमारा वाटर की डेप्थ है उसके बराबर आ रही है हाइड्रोलिक डेप्थ। और इसीलिए इसको हम b/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 2y है, ठीक है। तो इसको हमने b/2 लिख दिया, ये रेक्टेंगुलर चैनल के केस में। अब ट्रेपेजॉइडल चैनल के केस में क्या कंडीशन है, इसके लिए हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कब हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगुलर चैनल की हम बात करें तो हमारी जो दो स्लोप्स है ना, यहाँ पे ये स्लोपिंग साइड्स है, ठीक है। इसका जो अगर हम स्लोपिंग साइड का जो हमारा स्लोप है, इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम कंसिडर करें कि m/1 कंसिडर करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो m/1 है ना, तो इसको हमें 1/1 लिखना होगा। 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल हो जाएगा। मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो हमारा चैनल जो होगा वो इकोनॉमिकल होगा। और इसके साथ साथ हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो एंगल होगा यहाँ पे, ये जो एंगल है ना, ये हमारा 45 डिग्री आएगा। मतलब कि ये एंगल 45 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये भी 45 डिग्री हो गया, दोनों 45 डिग्री हो गए, ठीक है। और इसको अगर हम सम करके देखें तो ये दोनों पूरा जो है ये राइट एंगल बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल की कंडीशन। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल देखें, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को जोड़ के ये बनाया हुआ है, तो एक को अगर हम देखें उसके साथ एरिया को ट्वाइस कर दें, 1/2 इंटू वाई, ठीक है। ये वाई आ जाएगी डेप्थ, और ये वाली डेप्थ जो है ये जो कि एम वाई होती है, एम वाई इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, क्योंकि एम हमारी 1 है। तो ये जो y इंटू 1/2 इंटू 2, तो ये y स्क्वायर हमारा एरिया आ गया।
एरिया आ गया वाई स्क्वायर, वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा जो हमारी साइड वाली विड्थ है वो जाती है यहाँ पे, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस वाला लगाएं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें मिल जाएगी √2y। ठीक है, साइड वाली डेप्थ, साइड वाली जो स्लोपिंग साइड है इंटू 2 कर देंगे तो वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा 2√2y। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस यहाँ पे हो जाएगा एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर वाई स्क्वायर अपॉन 2√2y। y अपॉन 2√2 हमारा हाइड्रोलिक रेडियस हो गया। टॉप विड्थ क्या हो जाएगी, टॉप विड्थ हमारी यहाँ पे ये एक साइड जो है, अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल को देखें यहाँ पे, अगर इसको डिवाइड करके, तो यहाँ पे ये y है और ये y है, टॉप विड्थ टोटल हमारी 2y हो जाती है। ठीक है, तो ये 2y होगी। हाइड्रोलिक डेप्थ जो पिछले केस में क्या आई थी, y के बराबर आई थी ना, इस केस में वाई स्क्वायर अपॉन 2y, यानी कि एरिया अपॉन टॉप विड्थ इज इक्वल्स टू y/2 आ जाता है। हाइड्रोलिक डेप्थ इस केस में y/2 आ गई। ठीक है, अगर हम ट्रेपिजॉइडल सेक्शन की बात करें, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपिजॉइडल चैनल की बात करें, तो इसके काफी सारे क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, हाफ ऑफ द टॉप विड्थ मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द स्लोपिंग साइड ऑफ द चैनल। जो टॉप विड्थ है उसका हाफ जो है वो स्लोपिंग साइड की किसी एक स्लोपिंग साइड के बराबर होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, इफ द सेमी सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ओ विद रेडियस इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो विल टच द थ्री साइड्स ऑफ द चैनल। मतलब कि ये कुछ इस तरीके से है, सपोज ये हमारा ट्रेपिजॉइडल चैनल है, अगर हम इसको सेंटर ओ मान के यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं डेप्थ के बराबर, ये y के बराबर, तो ये भी y होगा, ये भी y होगा। ठीक है, इस तरीके से एक पूरा सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, ये हमारा एक कंडीशन हो जाती है इसके इकोनॉमिकल होने की। दूसरा, m इज इक्वल्स टू y/√3 होगा, मतलब स्लोपिंग साइड्स जो है उसका जो स्लोप है उसमें m/1 अगर हम स्लोप लिखें तो m जो है वो 1/√3 आएगा। और हमारा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, इस केस में वर्टिकल के साथ जो एंगल ये बना रही है, अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ पहले देखें तो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे 60 डिग्री बनाना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया। और वर्टिकल के साथ अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया, ये जो है ये हमारा वर्टिकल के साथ हो गया ना, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन हो जाती है, ये हमारी हो गई कंडीशन। और हमारी अब इसी कंडीशंस की हेल्प से m की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, ये अगर हम देखें यहाँ पे m की वैल्यू हमें मिल चुकी है ऑलरेडी, m इज इक्वल्स टू 1/√3 है। तो बेस विड्थ जो है, और इसको हम बेस विड्थ और m 1/√3 है, तो ये y अपॉन √3 हो जाएगा ना, तो ये भी y/√3 हो गया। तो टोटल हमारी टॉप विड्थ क्या आ जाएगी, b+2y/√3 इस तरीके से आ जाएगी। तो पूरी चीजें अब हम निकाल सकते हैं। टॉप विड्थ क्या हो जाएगी, टॉप विड्थ अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2y/√3, क्योंकि एक साइड जो है ये स्लोपिंग साइड है, यहाँ पे ये पहली ये कंडीशन थी, हाफ ऑफ द टॉप विड्थ मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द स्लोपिंग साइड। तो स्लोपिंग साइड की वैल्यू जो है 2y/√3 आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए t/2 जो टॉप विड्थ अपॉन 2 इज इक्वल टू 2y/√3 आ गया, और टॉप विड्थ इज इक्वल टू 4y/√3 आ गया। और जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि b प्लस y/√3 प्लस y/√3 के बराबर है। जब इसको हम इक्वेट करेंगे, ठीक है, टॉप विड्थ को इसी चीज से हम इक्वेट कर देंगे 4y/√3 से, तो जो हमारी बेस विड्थ है वो 2y/√3 आ जाएगी। ठीक है, अब बेस विड्थ भी मिल गई है, टॉप विड्थ भी मिल गई है, अब हमें ऑलरेडी सब कुछ मिल चुका है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया हमारा आ जाएगा √3y²। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिख रही है, आप देख सकते हो। पेरीमीटर जो होगा हमारा 2√3y आ जाएगा। हाइड्रोलिक रेडियस की अगर हम बात करें तो फिर से इस केस में y/2 आ जाता है। इसमें हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो y/2 हो रहा है, और हाइड्रोलिक डेप्थ जो है इस केस में कितनी आ जाएगी, 3/4y। ये हमारी हाइड्रोलिक डेप्थ इस केस में आएगी, जो कि पिछले केस में y/2 आई थी। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक डेप्थ हो गई हमारी। हाइड्रोलिक रेडियस यहाँ पे y/2 आया। ठीक है, जो कि पिछले केस में हाइड्रोलिक रेडियस कितना आया था, y/2√2 आया था। ठीक है, तो ये हमारा एक सेक्शन हो गया। अब हम सर्कुलर सेक्शन की अगर बात करें, सर्कुलर सेक्शन और जो बाकी सेक्शंस है उसमें क्या डिफरेंस है, पहले तो वो समझ लेते हैं। यहाँ पे जो पहले सेक्शंस थी ना, जहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज आ रहा था ना, उसी केस में मैक्सिमम वेलोसिटी भी आ रही थी, इसलिए हमारी दोनों अलग अलग इस चीज को लेके अलग अलग क्राइटेरियाज नहीं थे। बट इस केस में क्या होता है कि अलग सेक्शन होगी, मतलब कि अलग केस में मैक्सिमम वेलोसिटी का केस अलग आएगा। अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए हमें अलग चीजें फॉलो करनी होगी, और अगर हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो उसके लिए अलग चीजें हमें फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए उसके लिए क्या कंडीशन है,
कि हमारा जो डाया है, विड्थ है, जो हमारे वाटर की फ्लो डेप्थ है, वो हमारी हो जाएगी 0.81 डी के बराबर। ठीक है, 0.81 डी के बराबर हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो को हमने d इज इक्वल्स टू स्मॉल y से डिनोट किया, और कैपिटल D जो है वो सर्कुलर चैनल की डाया है। ठीक है, तो ये केस हो जाता है। अब यहाँ से आप रेडियस भी निकाल सकते हो, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2y जो है, 2 थीटा जो है वो भी हमारा 2570, मतलब 257 जो है डिग्री 30 सेकेंड्स ये आ जाता है, 30 मिनट्स आ जाता है ये। और यहाँ से ये थीटा 128 डिग्री 45 मिनट्स आ जाएगा। लेकिन ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन आपके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया ही है। ठीक है, ये मेन है हमारा, ये जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है इसके बारे में। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूला से निकलता है, एक हमारा मेनिंग फॉर्मूला से निकलता है और एक हमारा चेजी फॉर्मूला से निकलता है, और दोनों से सेम ही वैल्यू आती है। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू है ना, वो उसके लिए हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो 0.95 आएगा, 95 डी आएगा, जो कि चेजी की हेल्प से आता है। अगर हम मैनिंग फॉर्मूला की हेल्प से निकालने की कोशिश करें तो 0.938 डी आएगा ये। ठीक है, तो इसके केस में दोनों चीजें अलग आती हैं। और आर हमारा हो जाता है 0.29 डी। ठीक है, और 2 थीटा हमारा हो जाएगा 308 डिग्री, यानी कि थीटा 154 डिग्री हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाती है? अगर टोटल एनर्जी हम देखें ना, टोटल एनर्जी हो जाती है डेप्थ हेड, टोटल जो हमारा डेप्थ होगा वो, और प्रेशर हेड, और जो काइनेटिक हेड है, इन तीनों का सम जो होगा ना, वो टोटल एनर्जी हो जाता है। ये हमारा हो जाता है डेप्थ जो है, ये कौन सा पोटेंशियल हेड हो जाता नहीं ये। ठीक है, तो ये हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी। इफ चैनल बॉटम टेकन, मतलब अगर हम चैनल बॉटम को ही अगर डेटम कंसिडर कर ले, तो हमारे यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी पर यूनिट ब्रेथ हो जाएगी। हमारे जो एच है, यानी कि प्रिजोमेट्रिक प्रेशर हेड जो है उसको हमने एच कंसिडर कर लिया, और काइनेटिक हेड जो है जिसको हम वेलोसिटी v² अपॉन 2g करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक हेड होता है, इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं ना। यहाँ पे असलियत में एक अल्फा भी आता है। ठीक है, तो v² अपॉन 2g अल्फा हो जाएगा ये। ठीक है, इंटू अल्फा हो जाएगा, ये हमारा टोटल एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री आ जाता है इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि हमने पहले भी शुरुआत में बात करी थी कि ओपन चैनल फ्लो जो होता है ना, वो हमारा टर्बुलेंट होता है। ठीक ठीक है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा टोटल एनर्जी जो मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट विड्थ की जो इक्वेशन आएगी ना, वो हो जाएगी h+v² अपॉन 2g। ये हमारी टोटल एनर्जी की इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या है? वो एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू विड्थ हो जाती है हमारी स्पेसिफिक एनर्जी। इसीलिए यही हमारा जो इक्वेशन है ना, h+v² अपॉन 2g, ये हमारी एनर्जी की ही, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी की इक्वेशन हो जाती है। स्पेसिफिक एनर्जी है एनर्जी पर यूनिट विड्थ ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम ऑफ द चैनल। चैनल के बॉटम की रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी एनर्जी निकालें पर यूनिट विड्थ, तो ये हमारी स्पेसिफिक एनर्जी होगी। अब अगर हमें स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। वेलोसिटी को हम डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ जो है, या फिर डेप्थ जो है, वो हम लिख सकते हैं। डेप्थ को हमने h माना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे q² अपॉन 2g h² बन जाएगा। v²अपॉन 2g जो है वो हमारा हो जाएगा q²अपॉन 2g h²। और जो हमारा पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड है, वो हमारा h ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्पेसिफिक एनर्जी की इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल्स टू h प्लस q²अपॉन 2g h²। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि y+q²अपॉन 2gy², इस तरीके से याद रख सकते हो। ये हमारी एनर्जी की इक्वेशन हो जाती है। y क्या है? y हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इक्वेशन अब इसको देखें, तो अगर E जो है E इज इक्वल्स टू वाई करके पुट करेंगे तो इस तरीके का कर्व आएगा।
और ई इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2gh स्क्वायर जब हम पुट करते हैं, जो कि मतलब h के साथ हम वेरिएशन देख रहे हैं, तो e का हम वेरिएशन देखें तो h स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ये वाला हमारा कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक हेड वाला जो इक्वेशन है, मतलब कर्व है, वो ये वाला बन गया, और ये पोटेंशियल हेड वाला बन गया। ठीक है, तो हमारा टोटल जो कर्व बना है ना, वो ये बना फाइनल कर्व। ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व है, ये कर्व है जो हमारा असलियत में स्पेसिफिक एनर्जी का ये हमारा कर्व हो जाता है स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस कर्व को प्रॉपरली नोटिस करो, तो इसमें एक मिनिमम वैल्यू आ रही है इस कर्व पे। ठीक है, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है ना, ये मिनिमम वैल्यू अगर हम कंसिडर करें तो सिर्फ एक वहां पे डेप्थ आ रही है। जिस मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही डेप्थ आ रही है, और बाकी जो हमारी वैल्यूज है ना, बाकी जो सारे जो कर्व की पॉइंट्स है, अगर इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम हमारी वैल्यू आएगी, और इस पे जो हमारी डेप्थ होगी ना, वो हमारी हो जाएगी सपोज y। ठीक है, बाकी जो जितने भी सेक्शंस है, अगर हम कहीं पे भी सेक्शन लगाते हैं तो हम देखते हैं कि दो पॉइंट्स हमारे कट हो रहे हैं, और उसके लिए अलग अलग दो डेप्थ्स आ रही हैं। ठीक है, दो अलग अलग डेप्थ आ रही है हर एक पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के सिवाय मिनिमम एनर्जी वाला जो पॉइंट है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी वाला पॉइंट है, उसके सिवाय बाकी सब जगह दो दो डेप्थ्स मिलेंगी। ये दो डेप्थ क्यों मिल रही हैं? क्योंकि हमारा जो मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट है वो क्रिटिकल फ्लो का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, जिसमें हमारा फ्रॉड नंबर जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, वो क्रिटिकल फ्लो वाला पॉइंट होगा। बाकी जो पॉइंट्स है उसमें आपको दो डेप्थ मिल रही है, एक आपको ज्यादा वाली मिल रही है जो कि सब क्रिटिकल के लिए, और जो एक कम वाली डेप्थ मिल रही है वो हमारी शूटिंग फ्लो या फिर क्रिटिकल जो सुपर क्रिटिकल फ्लो है उसके लिए मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ई मिनिमम जो है वो कहाँ पे है? इस पॉइंट पे है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो डेप्थ है उसको हम वाई या फिर वाई सी लिख सकते हैं, या फिर एच सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी वो वाली डेप्थ होगी। ठीक है, क्रिटिकल फ्लो वाली डेप्थ होगी। तो क्रिटिकल फ्लो कौन सा हो जाएगा? फ्लो एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। ये चीज आपको समझ आ गई। और द फ्लो करस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ, जो क्रिटिकल डेप्थ पे फ्लो होगा वो हमारा क्रिटिकल फ्लो हो गया। और इस केस में क्या होगा? स्पेसिफिक फोर्स जो होगी ना, वो भी मिनिमम होगी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। एक पर्टिकुलर गिवन डिस्चार्ज के लिए स्पेसिफिक फोर्स भी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, और स्पेसिफिक एनर्जी भी मिनिमम होगी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। ठीक है, दोनों ही चीजें मिनिमम हो जाएगी फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स। अगर स्पेसिफिक फोर्स और स्पेसिफिक एनर्जी गिवन होगी तो उसके लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए, मतलब जब ये दोनों चीजें दी होगी उसके लिए डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्रिटिकल फ्लो की कंडीशंस है। ठीक है, अब क्रिटिकल फ्लो की अगर हमें हर एक चैनल के लिए कंडीशन बनानी है ना, हमें पता है कि फ्रॉड नंबर इज इक्वल्स टू 1 होता है। फ्रॉड नंबर का हमें फॉर्मूला भी पता है। फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला हो जाता है ना v अपॉन रूट जी डी, जो कि हमने देखा था जब हम सिलैरिटी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब d जो है, d हमें पता है हाइड्रोलिक डेप्थ है, तो ये a अपॉन टॉप विड्थ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो a अपॉन टी हो जाता है ये, और इसको हम पूरे को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, a से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज आ गया, और नीचे आ गया a इंटू रूट ओवर जी ए अपॉन टी। ठीक है, ये आ गया, और इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। हमारा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जिसको हम अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी। ये हमारा हर एक चैनल के लिए, हर एक चैनल के लिए ये इक्वेशन हमारी वैलिड है, ये हमारी क्रिटिकल फ्लो की इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम इसी इक्वेशन की हेल्प से, या फिर एनर्जी की जो जो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी है उसकी इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, जो हमारी हर एक अलग अलग डेप्थ है, मतलब हर एक अलग अलग चैनल है। जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, ट्राइंगुलर, पैराबोलिक या ट्रेपिजॉइडल, जो भी चैनल है, हर एक चैनल के लिए हम हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है डेप्थ ऑफ फ्लो, जो कि रेक्टेंगुलर के केस में जब हम ई को मिनिमम करते हैं। ठीक है, ई को मिनिमम करके विद रिस्पेक्ट टू हम वाई जो है या फिर एच जो है हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है उसके साथ डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे,
तो ये हमारी इक्वेशन बन के आएगी रेक्टेंगुलर के केस में, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे y या फिर h इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी की पावर में 1/3। ये हमारी किसकी इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर के केस में ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर के केस में हो गया। फिर अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया क्रिटिकल डेप्थ रेक्टेंगुलर के केस में। मिनिमम एनर्जी रेक्टेंगुलर के केस में नोटिस करा गया है, फ्रॉड नंबर का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ना v अपॉन रूट g इंटू डी होता है ना, तो d हमारे केस में यहाँ पे d जो है वो रेक्टेंगुलर के केस में y आता है। ठीक है, जो हमने पहले इकोनॉमिकल सेक्शंस में समझ लिया हुआ। ठीक है, तो ये y आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया फ्रॉड नंबर का। अब यहाँ पे अगर हम मिनिमम एनर्जी की बात करें ना, जब हम मिनिमम एनर्जी के लिए हम फाइंड आउट करते हैं तो क्रिटिकल हेड हमारा पोटेंशियल हेड अपॉन 2 आ जाता है। ठीक है, पोटेंशियल हेड अपॉन 2 आ जाएगा। तो अगर हम ई मिनिमम देखें तो पोटेंशियल हेड प्लस हमारा काइनेटिक हेड, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैंने क्रिटिकल हेड बोला, ये काइनेटिक हेड जो है वो पोटेंशियल हेड अपॉन 2 आएगा इन केस ऑफ मिनिमम एनर्जी, ई मिनिमम के केस में। तो पोटेंशियल हेड वाई सी हो गया, काइनेटिक हेड वाई सी बाई 2 हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्रिटिकल हेड जो है, मतलब क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल डेप्थ जो होगी, मतलब कि डेप्थ जिस टाइम पे हमारा फ्लो क्रिटिकल है उसको हम वाई सी से डिनोट कर रहे थे ना, तो ये ई मिनिमम इज इक्वल्स टू इन केस ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 3yc/2। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ। तो ये हमारे ई मिनिमम की वैल्यू है 3/2yc रेक्टेंगुलर के केस में। सेम वे में ट्राइंगुलर के केस में 5/4yc हो जाएगा, और पैराबोलिक के केस में 4/3yc हो जाएगा हमारा एनर्जी ई मिनिमम की वैल्यू। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, अब क्रिटिकल डेप्थ जो है वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर के केस में हमने फॉर्मूला देख लिया। अगर हम ट्रायंगुलर की बात करें तो उसके केस में हमारा हो जाएगा 2q² अपॉन जी टैन स्क्वायर थीटा की पावर में 1/5, और टैन थीटा जो है उसको हम m लिख सकते हैं। ठीक है, m लिख सकते हैं, जो कि इसकी स्लोप हो जाएगी। तो ये 2q² अपॉन जी एम स्क्वायर की पावर 1/5, ये हमारी क्रिटिकल डेप्थ हो जाती है ट्रायंगुलर चैनल के केस में। ठीक है, और फ्रॉड नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉड नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ये होता है ना v अपॉन रूट जी डी। डी हमारा हाइड्रोलिक डेप्थ है, जो कि यहाँ पे जो ट्रायंगुलर चैनल है उसके केस में y/2 आ जाता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला इस तरीके का आपको दिख रहा है, √2v अपॉन रूट जी वाई। ये आपको सिर्फ इकोनॉमिकल जो सेक्शंस है ना उसकी अगर आप मतलब हर एक वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आप बहुत इजीली ये सब कुछ निकाल लोगे। ठीक है, अब अगर आपको ये याद रखनी है ना यही कंडीशंस, तो उसका ये एक तरीका हो सकता है कि आप ई मिनिमम इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस ए सी अपॉन 2 टी सी, मतलब एरिया क्रिटिकल और टॉप विड्थ क्रिटिकल, टी सी और ए सी ये सब हो गए। ठीक है, तो इसका इसमें सब्सटीट्यूट करके हर एक चैनल के लिए आप निकाल सकते हो ई मिनिमम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई सी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो जाता है। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक फोर्स। अब स्पेसिफिक फोर्स क्या है, स्पेसिफिक फोर्स है प्रेशर फोर्स प्लस मोमेंटम फ्लक्स पर यूनिट ऑफ यूनिट वेट। ठीक है, प्रेशर फोर्स प्लस मोमेंटम फ्लक्स पर यूनिट ऑफ यूनिट वेट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक फोर्स। अब स्पेसिफिक फोर्स की इक्वेशन यहाँ पे क्या बन के आएगी, पहले तो ये हो जाएगा ना प्रेशर प्लस मोमेंट अपॉन गामा। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे ये आ जाएगा जो हमारा प्रेशर है ना, प्रेशर को हम लिखते हैं ना रो जी एच, एच की जगह यहाँ पे इन्होंने बाय बार लिख दिया हुआ। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन प्रेशर की। अब यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो प्रेशर फोर्स जो है वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे रो जी वाई बार इनटू एरिया हो गया, और रो जी जो है वो गामा हो जाता है। ठीक है, और नीचे भी गामा यहाँ पे है, पर यूनिट यूनिट वेट बोला हुआ, तो गामा गामा दोनों कैंसिल हो गए, ये हमारा प्रेशर फोर्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मोमेंटम फ्लक्स पर यूनिट वेट क्या हो जाएगा, मोमेंटम पहले तो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम फ्लक्स हो जाएगा मास रेट ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और मोमेंटम फ्लक्स पर यूनिट वेट हो जाएगा मास रेट ऑफ फ्लो क्या होता है डेल्टा एम, मतलब चेंज इन मास पर यूनिट टाइम
इंटू वेलोसिटी अपॉन यूनिट वेट, ठीक है। तो इसको जब रीअरेंज करा जाएगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके का इसका कर्व बनता है स्पेसिफिक एनर्जी जैसा ही, और सेम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स होती है, और उसको क्रिटिकल पॉइंट हम बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारा फ्लो डेप्थ जो होगी वो क्रिटिकल होगी, ठीक है। उसके सिवाय हमें दो डेप्थ्स मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी दो डेप्थ्स मिलती हैं, जैसे स्पेसिफिक जो एनर्जी का कर्व था उसमें दो डेप्थ मिल रही थी, यहाँ पे भी दो डेप्थ सेम वे में मिलेगी, ठीक है। अब ऑल्टरनेट डेप्थ क्या है? ऑल्टरनेट डेप्थ किसके लिए है? स्पेसिफिक एनर्जी जब मिनिमम होगी उस पर हमें क्रिटिकल डेप्थ मिलेगी, उसके सिवाय जब स्पेसिफिक एनर्जी की कोई भी वैल्यू होगी उस पर दो हमें डेप्थ मिलेंगी। एक होगी हमारी मतलब जो क्रिटिकल फ्लो से ज़्यादा वाली जो डेप्थ होगी, और जो क्रिटिकल फ्लो की डेप्थ होगी उससे कम वाली डेप्थ होगी, ठीक है। तो वो दो डेप्थ जो मिलेंगी उसको हम ऑल्टरनेट डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। उसको हम ऑल्टरनेट डेप्थ बोलेंगे, और ये स्पेसिफिक एनर्जी जो होगी इसमें सेम ही होगी दोनों डेप्थ पे। और सेम वे में जैसे स्पेसिफिक फोर्स के लिए दो डेप्थ मिल रही थी, सेम स्पेसिफिक फोर्स के लिए दो डेप्थ मिल रही थी, और उनका डेप्थ को हम कॉन्जुगेट या फिर सीक्वेंट डेप्थ बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट डेप्थ अगर हमें दी गई हो और क्रिटिकल डेप्थ निकालनी हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वाई सी क्यूब इज इक्वल्स टू 2y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर अपॉन y1 प्लस y2। स्पेसिफिक एनर्जी अगर हमें ऑल्टरनेट डेप्थ की हेल्प से निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। ये हमारा स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आ जाती है चैनल की ट्रांजिशंस। चैनल को की ट्रांजिशन किस तरीके से हो सकती है? हम्प की क्रिएशन हो तो उससे हम चैनल को मतलब उसकी ट्रांजिशन कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर विथ कॉन्ट्रैक्शन करी जाए तो उससे भी हो जाती है, ठीक है। तो चैनल ट्रांजैक्शन से किस तरीके से हम चैनल ट्रांजैक्शन करेंगे? पहले तो हम्प क्रिएशन हम करेंगे। हम्प क्रिएशन में इस तरीके से हमारा ये सरफेस था, वाटर जो है इसके ऊपर फ्लो कर रहा था, और हमने इस तरीके का एक हम्प बना दिया। हम्प बनाने से क्या हुआ? यहाँ पे डेप्थ चेंज हो गई, ठीक है। ये हो गई डेप्थ चेंज। तो बाय हम्प क्रिएशन राइज द बेड एट डाउनस्ट्रीम ऑफ फ्लो, यहाँ पे हमने राइज कर दिया डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लो जो है वहाँ पे डेप्थ जो है वो राइज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम्प की अगर हम हाइट देखें तो ये हमारी हम्प की हाइट हो जाएगी। और यहाँ पे हम्प की हाइट हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें निकालना हो तो हम्प जो है यहाँ पे फ्लो अगर सब क्रिटिकल होगा, अगर फ्लो हमारा सब क्रिटिकल होगा तो डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी डाउनस्ट्रीम एंड पे। और अगर फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल होगा तो डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगी डाउनस्ट्रीम एंड में ड्यू टू हम्प की वजह से वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लो में होगा और दूसरा सब क्रिटिकल में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब डेप्थ कैसे पता चलेगी? हम क्या करेंगे? एनर्जी इसको कंपेयर करेंगे। सपोज हमारी ये एक सेक्शन है, एक सेक्शन ये है, यहाँ पे एनर्जीज़ का जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरीके का होगा। ये हमारा एनर्जी के लिए हो गया, ठीक है। तो टोटल एनर्जी को कंपेयर करेंगे। ये सपोज़ यहाँ पे जो एनर्जी है वो E1 है, सपोज़ ये E2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो E1 इज इक्वल्स टू E2 प्लस डेल्टा Z। E2 कौन सी हो जाएगी? E2 ये इतनी होगी, ठीक है। ये E2 है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी E2 की E2 प्लस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू E1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मतलब एनर्जी की इक्वेशन है इसकी हेल्प से हम डेल्टा Z निकाल सकते हैं। तो डेल्टा Z हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। और मैक्सिमम हमारी जो डेप्थ ऑफ हम्प अगर हमें पता करनी हो कि मैक्सिमम हम कितनी डेप्थ ऑफ हम्प रख सकते हैं तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? E1 माइनस E मिनिमम, ठीक है। E मिनिमम जो है स्पेसिफिक एनर्जी जब मिनिमम होगी उसकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें डेल्टा Z मैक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो विड्थ कॉन्ट्रैक्शन है उसका क्या फ़ायदा होगा? विड्थ कॉन्ट्रैक्शन करके हम डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी विड्थ थी V1, ठीक है। ये B1 विड्थ है और यहाँ पे हमारी विड्थ B2 होगी। B2 इज़ लेस देन B1, इसीलिए Q2 जो है इज़ ग्रेटर देन
Q1 हो जाएगा। हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द विड्थ, मतलब विड्थ की कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो ये हमारा एक मतलब कि विड्थ कॉन्ट्रैक्शन का एक मेथड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या होगा, बहुत कम डेप्थ में, मतलब बहुत कम डिस्टेंस में जो हमारी डेप्थ होगी ना वो चेंज होगी, डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो रही होगी। ठीक है, ये डेप्थ जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, मतलब डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ये सडनली जो है वो चेंज हो रही होगी। अगर डेप्थ विद द फ्लो जो है वो डिक्रीज होती है तो उसको हम डाउन स्ट्रीम एंड पे अगर डिक्रीज होती है उसको ड्रॉ डाउन बोलेंगे। और अगर वो विद द डेप्थ विद द फ्लो डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है तो उसको बैक वाटर कर्व बोलेंगे, बैक वाटर बोल सकते हैं, या बैक वाटर कर्व यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे y1 जो है वो ग्रेटर देन y2 है और यहाँ पे y1 इज लेस देन y2 है, सेकेंड केस में बैक वाटर में। अब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या क्या एजम्पशंस है। पहले तो ये फ्लो जो है स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसमें जो डेप्थ है वो वेरी करती है अलोंग द लेंथ, और बहुत कम, मतलब बहुत धीरे धीरे ये वेरी कर रही होती है, इसीलिए इसको हम ग्रेजुअली वर्ड इसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, सडनली वेरी नहीं करती है ये। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अजम्पशंस में क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो अल्फा है ना वो 1 के बराबर आएगा, मतलब इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद फ्लो जो होगी वो स्टेडी हो जाती है। फ्लो स्टेडी है, हमने ये कंसिडर करके चलना है, और कांस्टेंट डिस्चार्ज मान के चलना है। स्लोप ऑफ चैनल इज स्मॉल, चैनल की स्लोप बहुत कम कंसिडर करेंगे। चैनल कंसिडर करेंगे कि प्रिज्मेटिक है, प्रिज्मेटिक है मतलब कि उसकी जो मतलब कि उसकी क्रॉस सेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है विद द लेंथ। ठीक है, उसको हमने प्रिज्मेटिक कंसिडर करा है। ठीक है, फिर बॉटम स्लोप ऑफ द चैनल इज वेरी स्मॉल, जो उसकी बॉटम की स्लोप है वो बहुत कम है, और इसीलिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होगी वो फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड करेगी। ठीक है, फिर रफनेस कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा डेप्थ के, रफनेस कोफिशिएंट डेप्थ से इंडिपेंडेंट होगा। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो एट एनी डेप्थ इज गिवन बाय यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशन। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और चेजेस इक्वेशन जैसे कि हो जाती है या मेनिंग्स इक्वेशन, बाय रिप्लेसिंग बेड स्लोप विद द फ्रिक्शन स्लोप। बेड स्लोप को स्लिप फ्रिक्शन स्लोप के साथ रिप्लेस करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। फिर रफनेस कोफिशिएंट, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और रफनेस कोफिशिएंट डेप्थ के और फ्लो के डिपेंडेंट होंगे। रीजन ऑफ हाई कर्वेचर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनालिसिस। यहाँ पे हाई कर्वेचर के जो रीजन्स होंगे ना उसको हमने एक्सक्लूड कर देना है एनालिसिस से, और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम करना है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगी। अब यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें, सपोज ये हमारा बेड है, ये इसका जो है ये बेड हो जाता है। ठीक है, सपोज ये हमारा बेड हो जाता है चैनल का। ठीक है, इसका स्लोप जो है वो एस नॉट से हमने यहाँ पे मेंशन किया, वो इसकी स्लोप होगी। अब ये डाउनवर्ड जो है, मतलब जैसे वाटर आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये जो हमारा बेड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव स्लोप आपको दिख रही है। ठीक है, स्लोप जो है विद द लेंथ इंक्रीज नहीं कर रही है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है। ये इसलिए मतलब स्लोप तो फिक्स रह रही है, बट ये जो हमारा सरफेस है इसका बेड जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव इसको स्लोप को हमने कंसिडर करना है। ठीक है, तो एस नॉट हमारी स्लोप होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर का सरफेस जो हमने कंसिडर करा हुआ है कि ये हमारा वाटर सरफेस है। ठीक है, यहाँ तक हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट तक वाटर हमारा यहाँ तक फ्लो कर रहा है, और यहाँ तक ही हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पोटेंशियल हेड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रेशर हेड हो जाएगा, ये वाई। ठीक है, ये हमारा प्रेशर हेड हो गया वाई। ठीक है, फिर उसके बाद काइनेटिक हेड जो है वो हमारा, या फिर वेलोसिटी हेड जो है वो अगर हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर तो ये हमारी टोटल एनर्जी लाइन होगी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी टोटल एनर्जी लाइन होगी, और वाटर सरफेस के साथ साथ ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी आ जाएगी। ठीक है, यहीं पे होगी ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है,
तो ये हमें समझ आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम टोटल एनर्जी लाइन की स्लोप कंसिडर करें तो उसकी स्लोप जो है वो हमने एस एफ कंसिडर करी हुई, ठीक है। अब ये भी नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ पे ये जो वाटर के फ्लो के साथ साथ ये डाउनवर्ड हमारा वाटर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से मतलब इसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे इसको हमने नेगेटिव कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें उससे पहले हम टोटल एनर्जी की इक्वेशन हम लोग समझ लेते हैं। वो हो जाती है जो हमारा डेटम जो है, अगर हमने डेटम कंसिडर करा है बेड स्लोप की जगह कहीं और कंसिडर करेंगे तो जेड जो होगा डेटम बेड स्लोप तक, बेड तक, फिर उसके बाद हमारी जो पोटेंशियल हेड हो गया, प्रेशर हेड हो गया और वेलोसिटी हेड हो गया, ठीक है। तो ये इन सबका सम हो जाएगा, अल्फा यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा इन केस ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। इसीलिए यहाँ पे ये हमारी जो एनर्जी की इक्वेशन होगी वो z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी। और स्पेसिफिक एनर्जी की अगर हम बात करें, जिसके केस में हम डेटम जो है बेड ऑफ चैनल जो है उसी को हमने डेटम माना होता है, ठीक है, ये हमने डेटम कंसिडर कर लिया। तो स्पेसिफिक एनर्जी हो जाती है एनर्जी, टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डेटम, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारे स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, पहले तो हमने निकाली है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे टोटल जो है, टोटल अगर हम मतलब डेटम हम कहीं और कंसिडर करें तो वहां से लेके टोटल एनर्जी लाइन जो है ना, टोटल वहां तक की जो हमारी टोटल एनर्जी है वो हमारी हो जाती है कैपिटल एच। और इसको अगर हम चाहें तो कैपिटल ई प्लस जेड, ये जो है ये हमारा जेड है, ठीक है। तो कैपिटल ई प्लस जेड जो है इसको हम इक्वेट कर सकते हैं इससे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद द डिस्टेंस, मतलब कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में। तो dh अपॉन dx इज इक्वल्स टू de अपॉन dx प्लस dz अपॉन dx। अब यहाँ पे कैपिटल H जो है, d कैपिटल H अपॉन dx जो है, ये क्या हो जाता है, ये हमारी टोटल एनर्जी लाइन जो है उसकी स्लोप हो जाएगी, ठीक है। ये इस टोटल एनर्जी लाइन की स्लोप होगी जो कि माइनस एस एफ हो गई, ठीक है। ये नेगेटिव आएगी, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया। अब डी जेड अपॉन डी एक्स जो है ये क्या है, ये हमारा बेड की स्लोप हो जाएगी जो कि नेगेटिव फिर से आएगी, ठीक है। तो ये माइनस एस नॉट हो गई। फिर डी ई अपॉन डी एक्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं, डी ई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगी, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो गई। डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ, ठीक है। ये हमारी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारी डायनामिक इक्वेशन अगर हमें निकालनी है ऑफ द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, तो उसके लिए H इज इक्वल्स टू जो टोटल हमारा हेड है, टोटल हमारा एनर्जी लाइन है, उसका उसका अगर हम टोटल हेड कंसिडर करें तो वो हो जाएगा Z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। अब ये जो है इस फॉर्मूला में हम अगर v को हम पुट करें, V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, मतलब डिस्चार्ज अपॉन एरिया पुट करें, फिर उसके बाद हमारा जो फ्रॉड नंबर है इसको जब हम पूरे को मतलब पूरा प्रॉपर हम इसमें और सब्सटीट्यूशन करके रीअरेंज करेंगे ना, तो हमें पता है कि फ्रॉड नंबर जो है वो हो जाता है क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब, ठीक है, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, इसी को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी ना, ये इक्वेशन आएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर, यानी कि फ्रॉड नंबर का स्क्वायर। ये हमारी आ जाती है डायनेमिक इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। इससे पहले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो थी, ठीक है। अब अगर हम डायनेमिक इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की बात करें, एस नॉट आपको पता है बेड स्लोप है और एस एफ टोटल एनर्जी लाइन का स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे y जो है वो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है, डेप्थ ऑफ फ्लो को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेप्थ ऑफ फ्लो एंड x इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द बॉटम ऑफ द चैनल, चैनल के अलोंग अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमारा x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द वेरिएशन ऑफ वाटर डेप्थ अलोंग द बॉटम ऑफ द चैनल। एक चैनल के बॉटम के अलोंग डेप्थ ऑफ फ्लो क्या वेरी कर रही है, वाटर की डेप्थ क्या वेरिएशन उसमें आ रहा है वो हमें ये बता रहा है, ठीक है। ये हमारी सपोज वाटर की डेप्थ है,
ठीक है, ये हमारा वाटर है और इसकी डेप्थ y है, तो वो किस तरीके से वेरी कर रही है वो हमें इस इक्वेशन से पता चलता है, डायनामिक इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो से। अब यहाँ पे अगर हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर दें, अगर हम इसको जीरो पुट करेंगे या फिर अगर इसकी वैल्यू हमारी जीरो आ जाती है, जीरो आने का क्या मतलब है कि जो y है ना वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। dy बाई डी एक्स जीरो तभी आएगा अगर y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है इसका मतलब ये कि हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो सेम रह रही है, वो चेंज बिल्कुल नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट होगी, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है वो पैरेलल है टू द बेड ऑफ द चैनल। चैनल बेड के ये पैरेलल है, इसकी स्लोप अगर हम निकालें और इसकी स्लोप निकालें तो ये सेम ही आ जाएगी। सपोज इसको एस नॉट बोल देते हैं, इसको भी एस नॉट बोल देते हैं, तो मतलब ये स्लोप सेम ही आ जाएगी। या फिर हम ये देख सकते हैं कि एस नॉट इज इक्वल्स टू एस एफ आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये इक्वल हो गया तभी ये हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारी दोनों जो इनकी स्लोप्स है वो सेम हो जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस ये हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब क्या है कि डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर ये इंक्रीज होती है इसका मतलब क्या है कि हमारी ये जो कौन सी प्रोफाइल है, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये जो प्रोफाइल है इसको हम बैक वाटर कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल है इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो आगे की तरफ जो वाटर होगा जब मूव कर रहा होगा तब यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज हो रही होगी। फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो है, मतलब कि y जो है डेप्थ डिक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। उस टाइम पे जो प्रोफाइल बनेगी वो ड्रॉप डाउन कर्व बनेगी। ठीक है, इसको हम ड्रॉप डाउन कर्व बोलेंगे जब हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो डिक्रीज हो रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब यहाँ पे मेनिंग्स और चेजेस की इक्वेशंस है फॉर द वाइड चैनल्स। वाइड चैनल्स के लिए ये इक्वेशंस है जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो टोटल एनर्जी लाइन है उसकी स्लोप डिवाइडेड बाय बेड स्लोप इज इक्वल्स टू वाई नॉट अपॉन वाई की पावर में 10/3। ये मेनिंग्स के अकॉर्डिंग है। चेजेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ द टोटल एनर्जी लाइन अपॉन बेड स्लोप इज इक्वल्स टू वाई नॉट अपॉन वाई की पावर में 3। अप्रोक्सीमेटली ये भी 3 ही आता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इसकी वैल्यू इन्होंने अलग दी हुई है मेनिंग्स इक्वेशन में। अब y नॉट और y क्या है, यहाँ पे y नॉट क्या है, y हमारा हो जाता है डेप्थ ऑफ फ्लो, जिस फ्लो पे डेप्थ मतलब जिस डेप्थ पे वाटर जो है वो मूव करेगा। सपोज ये हमारा जो बेड है और इस पे वाटर जो है वो जिस डेप्थ पे मूव कर रहा है ये हमारा y होगा। अब वाई सी क्या है, एक ऐसी क्रिटिकल डेप्थ, एक ऐसी डेप्थ होगी जिसपे हमारी, इसको अगर हम क्रिटिकल डेप्थ माने तो इस पॉइंट पे हमारी स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है ना वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, ये मिनिमम होगी, तो जो ये डेप्थ होगी ना जिसपे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है उसको हम क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। ये हो जाती है वाई सी। ठीक है, अब ये हो जाती है वाई सी। अब इसके सिवाय अगर कोई डेप्थ है ना, इसके सिवाय जो डेप्थ होगी इससे मतलब इसके सिवाय जो डेप्थ होगी ना वो हमारी नॉर्मल डेप्थ कंसिडर करी जाएगी। सिर्फ यही जो डेप्थ है इसको हम क्रिटिकल डेप्थ मानेंगे, इसके सिवाय जो डेप्थ होगी उसको हम नॉर्मल डेप्थ कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्रिटिकल डेप्थ होगी और वाई नॉट हमारी नॉर्मल डेप्थ होगी, मतलब नॉर्मल डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ फ्लो की पावर में 3 इज इक्वल्स टू एस एफ अपॉन एस नॉट। ये चेजेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज कि हमारे जो हमने पहले इक्वेशन देखी, यहाँ पे हमने डायनेमिक इक्वेशन देखी है ना, तो डायनेमिक इक्वेशन जो है वो हम अगर मेनिंग्स के अकॉर्डिंग देखें, मेनिंग्स के फॉर्म मतलब इनके अकॉर्डिंग जो डायनेमिक इक्वेशन है उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस नॉट इंटू 1 माइनस वाई नॉट अपॉन वाई की पावर में 10/3 और अपॉन 1 माइनस वाई नॉट वाई सी अपॉन वाई की पावर में 3। ये हमारी मेनिंग्स इक्वेशन हो जाएगी। अब जब चेजेस इक्वेशन हम लिखना चाहेंगे इसमें सिंपली यहाँ पे 10/3 की जगह 3 आ जाएगा और हमारी चेजेस इक्वेशन बन जाएगी। जनरली हम इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर इसका जनरल फॉर्म हमें लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एस नॉट इंटू वाई माइनस एस नॉट इंटू 1 माइनस वाई नॉट अपॉन वाई की पावर में n अपॉन 1 माइनस वाई सी अपॉन
वाई की पावर में एम। ठीक है, इस फॉर्म में आप इक्वेशन को याद रख सकते हो। बस इतना याद रखना है कि 10/3 और नीचे 10 आएगा, नीचे 3 आएगा, वो फिक्स है। लेकिन जो ऊपर है वो मतलब y0/y, इसमें 10/3 आ सकता है या फिर सिंपली 3 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाली है जब हमें फ्लो प्रोफाइल समझनी होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे ये काम आएगी। अब यहाँ पे हम एक और चीज देख लेते हैं कि हमने सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल जो फ्लो है वो हम लोग देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड नंबर, ये हमने देख ली हुई है। अब अगर हम डेप्थ ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग देखें, अगर हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल फ्लो से ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा सब क्रिटिकल फ्लो होगा। ठीक है, अगर डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल फ्लो के बराबर आ गई तो क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। अगर क्रिटिकल फ्लो जो है क्रिटिकल डेप्थ जो है उससे कम आ जाती है हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो, तो हम उसको सुपर क्रिटिकल फ्लो कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे विलोसिटी जो होती है ना, विलोसिटी हमारी जो है वो इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड होती है। ठीक है, जब हमारी जो डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगी ना वो ज्यादा होगी देन द क्रिटिकल डेप्थ, तो उस केस में हमारी वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर हमारी कम होगी देन द क्रिटिकल वेलोसिटी तो उसको सब क्रिटिकल फ्लो कहेंगे। अगर वेलोसिटी इक्वल हो जाती है क्रिटिकल वेलोसिटी के तो इसको हम क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे, और अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाती है तो उसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आ गए हमारे मतलब फ्लोज के बारे में। अब हमने ये ऑलरेडी बात कर ली कि वाई नॉट जो है वो नॉर्मल डेप्थ है या फिर वाई एन है, जो कि वो डेप्थ हो जाती है जो क्रिटिकल डेप्थ के सिवाय कोई डेप्थ होगी तो उसको हम नॉर्मल डेप्थ कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ना, वो जो जिस डेप्थ पे वाटर मूव कर रहा है उसको हम डेप्थ ऑफ फ्लो बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल जो डेप्थ है उसके अलोंग जब हमारी जो लाइन बनेगी वो नॉर्मल डेप्थ लाइन हो जाएगी, और क्रिटिकल डेप्थ के अलोंग जो लाइन बनेगी वो क्रिटिकल डेप्थ लाइन बन जाएगी। अब जो फ्लो है वो किस किस टाइप का हो सकता है, मतलब उसकी जो प्रोफाइल है वो कौन सी हो सकती है, माइल्ड, स्टीप, क्रिटिकल, हॉरिजॉन्टल और एडवर्स। माइल्ड का मतलब क्या है, पहले तो हम स्टीप का मतलब देख लेते हैं। स्टीप क्या होता है, स्टीप होगा कि हमारी ये जो है इस तरीके से ये होता है ना परपेंडिकुलर। अगर हम किसी चीज को स्लोप बताएं, अगर ये देखो ये एक सपोज ये एक बेड है और इसकी ये स्लोप है, ठीक है, इसको हम S0 बोल रहे हैं, ये स्लोप है। ठीक है, अब ये स्लोप हम लोग देख सकते हैं, ये हमारी स्लोप है, और अगर इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करते जाएं, अब इसको इस तरीके से ऊपर लेके जा रहे हैं, परपेंडिकुलर के करीब लेके जा रहे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा हम करीब लेके जाते जाएंगे इतना ज्यादा हमारी जो स्लोप है वो स्टीप होती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम स्टीपनेस बढ़ा रहे हैं उसकी। ठीक है, तो मतलब जो परपेंडिकुलर के बहुत ज्यादा करीब होगी वो सबसे ज्यादा स्टीप होगी। ठीक है, तो स्टीप स्लोप आपको समझ आ गई होगी। माइल्ड स्लोप जो है ना वो स्टीप नहीं होती है, मतलब वो उतनी स्टीप नहीं होती है, वो थोड़ी कम स्लोप होती है, उसको हम माइल्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज से आपको माइल्ड और स्टीप तो समझ आ गया होगा। अब क्रिटिकल स्लोप जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, क्रिटिकल स्लोप वो होगी जिसमें हमारा वाटर जो है वो क्रिटिकल डेप्थ पे मूव कर रहा होगा, उसको हम क्रिटिकल स्लोप बोल देंगे। फिर हॉरिजॉन्टल स्लोप क्या होगी, इस तरीके से अगर स्लोप है ही नहीं है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल स्लोप बोल देंगे कि वाटर इस तरीके से इसमें मूव कर रहा है, वाटर इस टाइम पे मूव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हमारा बेड। ठीक है, फिर उसके बाद एडवर्स स्लोप क्या होती है, अगर हमारा इस तरीके से हमारी स्लोप है, ठीक है, स्लोप इस तरीके से है, वाटर को इस तरीके से नीचे की तरफ आना चाहिए जबकि वाटर जो है स्लोप के अगेंस्ट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको हम एडवर्स फ्लो बोलेंगे कि जिस डायरेक्शन से स्लोप जिस वे में डाउनवर्ड है उसके अगेंस्ट वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको हम एडवर्स स्लोप बोलेंगे, ये हमारी एडवर्स स्लोप होगी। अब हम बात कर लें यहाँ पे कि ये एक और इक्वेशन है जो मेनिंग्स इक्वेशन है, मतलब क्रिटिकल डिस्चार्ज और नॉर्मल डिस्चार्ज को इक्वेट करके हम इसमें से ये इक्वेशन बनाते हैं, और ये इक्वेशन हो जाती है y0/yc, यानी कि नॉर्मल डेप्थ अपॉन क्रिटिकल डेप्थ की पावर में 5/2 इज इक्वल्स टू हमारी क्रिटिकल स्लोप अपॉन नॉर्मल स्लोप की पावर में 1/2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन मेनिंग्स इक्वेशन है जो कि हमें आगे फ्लो प्रोफाइल में काम आने वाली है। फिर ये जनरल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी कौन सी इक्वेशन थी, ये हमारी मेनिंग्स इक्वेशन थी, ये वाली भी।
देखो ये वाली एक इक्वेशन है, एक मेनिंग्स इक्वेशन है, एक चेजिस इक्वेशन है। इसमें मेनिंग्स वाले में 10/3 है और जो चेजिस इक्वेशन है उसकी पावर में 3 है। दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, पर आप याद रख सकते हो इसको 10/3 लिख सकते हो या मतलब 3 भी लिख सकते हो। ये भी इक्वेशन हमें फ्लो प्रोफाइल जब समझनी है तो उसमें काम आएगी, ठीक है। अब फ्लो प्रोफाइल के बारे में हम लोग समझ, अब फ्लो प्रोफाइल्स में सबसे पहली प्रोफाइल आ जाती है माइल्ड, ठीक है। माइल्ड स्लोप के केस में क्या होता है कि जो हमारी बेड की स्लोप होगी ना वो क्रिटिकल स्लोप से कम होगी, ठीक है। माइल्ड के केस में बेड स्लोप क्रिटिकल स्लोप से कम हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रोफाइल है वो स्टीप स्लोप के लिए आ जाती है, जिसमें स्टीप स्लोप में जो हमारी क्रिटिकल स्लोप है उससे ज़्यादा बेड की स्लोप होगी। स्टीप स्लोप वही होती है ना जिसमें स्लोप ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे स्टीप स्लोप में बेड स्लोप क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारी जो है क्रिटिकल स्लोप जो है, क्रिटिकल की केस में बेड स्लोप क्रिटिकल स्लोप के बराबर हो जाती है। फिर उसके बाद फ्लो प्रोफाइल की अगर बात करें, हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल जो है उसमें बेड स्लोप जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, स्लोप होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो एडवर्स फ्लो है, एडवर्स फ्लो के केस में वाटर जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। वाटर अगर यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमारी स्लोप है उसके ऑपोजिट जाने की कोशिश करेगा, इसलिए स्लोप हमारी नेगेटिव आएगी, ठीक है। फिर अब ये जो स्लोप्स है, अब इसके साथ ये सारी हमारी प्रोफाइल्स की स्लोप्स के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करेंगे इसकी डेप्थ के बारे में, ठीक है। अब इसकी जो डेप्थ है उसके बारे में बात करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला इस पर ध्यान देना है। S0/SC की पावर में 1/2 = YC/Y0 की पावर में 5/3। हमें पावर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें बस इतना देखना है कि अगर स्लोप हमारी S0 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है इसका और जो मतलब कि ये इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि S0/SC इसकी पावर में x = YC/Y0 की पावर में y, ठीक है। अगर इसको इस तरीके से लिखें तो अगर हमारी स्लोप ज़्यादा होगी तो मतलब हमारी डेप्थ कम होगी, अगर बेड स्लोप ज़्यादा होगी तो जो बेड की डेप्थ होगी ना वो कम होगी। अगर हमारी क्रिटिकल स्लोप ज़्यादा होगी तो क्रिटिकल डेप्थ जो होगी ना वो कम होगी, ठीक है। तो मतलब इनका रिलेशन जो है वो इन्वर्स होगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट केस में जो है वो देखिए, अगर माइल्ड के केस में हमें पता है कि स्लोप जो है वो हमारी क्रिटिकल स्लोप से कम है, इसका मतलब हमारी जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी ना इसके केस में उल्टा हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो हमारी क्रिटिकल फ्लो से ज़्यादा होगी तो हमारा माइल्ड केस होगा। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट केस हम देखें, नेक्स्ट केस हमारा हो जाता है कौन सा, स्टीप स्लोप के लिए हमारा जो डेप्थ होगी ना, डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगी वो क्रिटिकल डेप्थ से कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसका बेड स्लोप वाली चीज़ का उल्टा। अब क्रिटिकल स्लोप के लिए जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो क्रिटिकल डेप्थ के बराबर आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो अगर हमारी स्लोप जो है बेड स्लोप 0 है तो हमारी हॉरिजॉन्टल की जो लेंथ होगी हमारी जो मतलब फ्लो जो होगा उसकी जो नॉर्मल फ्लो जो है वो हमारी इन्फिनाइट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एडवर्स स्लोप की तो एडवर्स स्लोप में स्लोप नेगेटिव है, इसलिए y0 की वैल्यू फिर से हमारी इन्फिनाइट आ जाएगी, नॉर्मल डेप्थ जो होगी वो इन्फिनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे केसेस हो गए सारे। अब अगर हम CDL और NDL लाइन बनाएं, अब यहाँ पे हमें पता है कि क्रिटिकल डेप्थ जो होगी ना वो हमारी कम होगी और जो हमारी नॉर्मल डेप्थ ज़्यादा होगी, तो नॉर्मल डेप्थ लाइन ऊपर आएगी, क्रिटिकल डेप्थ लाइन नीचे आएगी सिंपली, ठीक है। और उसके अलोंग जो लाइन होगी वो हमारी नॉर्मल डेप्थ लाइन और क्रिटिकल डेप्थ लाइन बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना दी, नॉर्मल डेप्थ लाइन यहाँ पे इस केस में ऊपर आ रही है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन नीचे आ रही है। अगर हम नेक्स्ट केस में स्टीप स्लोप के केस में देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारी क्रिटिकल डेप्थ जो है वो नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा है, इसलिए हमारी क्रिटिकल डेप्थ लाइन ऊपर आ जाएगी, नॉर्मल डेप्थ लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्रिटिकल स्लोप का केस देखें तो क्रिटिकल डेप्थ लाइन और नॉर्मल डेप्थ लाइन एक ही जगह पे आ रही है, ये हमारी पूरी की पूरी क्रिटिकल डेप्थ लाइन और नॉर्मल डेप्थ लाइन हो गई। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट केस देखें हॉरिजॉन्टल का केस, इसमें क्या होता है हमारा जो y0 है ना, y0 यानी कि नॉर्मल डेप्थ लाइन जो है वो इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है। वो यहाँ हमने कहीं इन्फिनिटी पे मान ली, और जो हमारी क्रिटिकल डेप्थ लाइन होगी वो तो एग्जिस्ट करेगी ना, वो हमारी यहाँ पे कहीं कंसिडर करके चलते हैं कि वो नीचे है,
ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एडवर्स का केस है, इसमें भी वाई नॉट हमारा इन्फिनिटी पे था, इसलिए नॉर्मल डेप्थ लाइन को हमने कहीं इन्फिनाइट पे कंसिडर कर लिया और क्रिटिकल डेप्थ लाइन यहाँ पे हमारी हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमें यहाँ पे अब इन फ्लो प्रोफाइल्स को मार्क करना है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें ना, तो हम पहले ऊपर वाली जो प्रोफाइल है उसको 1 कंसिडर करेंगे, दूसरी वाली की जो बीच वाली है उसको सेकंड, और उसके बाद थर्ड, इस तरीके से डाउनवर्ड हम लोग मार्क करते जाएंगे। ठीक है। तो ये वाली जो प्रोफाइल होगी इसको M1 लिखेंगे, इसको M2 और इसको M3 लिख देंगे। ठीक है। पहले वाले केस में, माइल्ड के केस में हो गया, और स्टीप के केस में S लिखेंगे तो S1, S2 और S3 लिखेंगे। अब ये दोनों प्रोफाइल्स है जिसमें तीनों की तीनों प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है, तीनों स्लोप्स में, मतलब इन दोनों स्लोप्स में ये तीनों प्रोफाइल जो होंगी वो एग्जिस्ट करेंगे, बाकियों में तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगी। बाकियों में अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्रिटिकल की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल में कौन सी प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं CDL और NDL लाइन एक ही साथ कोइंसाइड कर रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, CDL और NDL जो है इसके बीच में जो प्रोफाइल है उसको S2 बोला है हमने, और यहाँ पे CDL और NDL के बीच में जो लाइन है उसको M2 बोला है, और मतलब इसके बीच में जो प्रोफाइल है उसको M2 बोला है। मतलब कि यहाँ पे सेकेंड वाली प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी इन केस ऑफ क्रिटिकल स्लोप, इसलिए आपको C1 और C3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो सेकेंड वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है उसके केस में अगर हम देखें तो NDL हमारी कहीं इन्फिनाइट पे है और CDL हमारा एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में H2 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वाली जो प्रोफाइल है, मतलब कि फर्स्ट वाली प्रोफाइल होगी, वो हमारी हॉरिजॉन्टल के केस में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अभी तक हमने 2 प्रोफाइल्स कंसिडर नहीं करी है, एक तो C2 और एक H1। अब हम नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे, ये एडवर्स का केस है। एडवर्स के केस में हमारी जो CDL और NDL जो लाइन है, ये दोनों के बीच में जो प्रोफाइल होगी वो सेकंड वाली हो जाएगी और इसके ऊपर वाली जो होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 3 प्रोफाइल्स जो होंगी वो हमने कंसिडर नहीं करनी है। एडवर्स के केस में A1 प्रोफाइल नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो होगी वो हमारी 12 फ्लो प्रोफाइल्स आ जाएंगी, और क्रिटिकल के केस में सेकंड वाली प्रोफाइल, और हॉरिजॉन्टल के केस में फर्स्ट, एडवर्स के केस में फर्स्ट। ये तीनों प्रोफाइल्स जो होंगी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी और बाकी सारी एग्जिस्ट करेंगी। तो हमारी टोटल 12 फ्लो प्रोफाइल्स हो जाएंगी। अब इन फ्लो प्रोफाइल्स को हमने बनाना कैसे है वो हम समझते हैं यहाँ पे। अब फ्लो प्रोफाइल जब हमें निकालनी है ना, तो उसके लिए ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। dy/dx इज इक्वल्स टू S0 इंटू 1 माइनस वाई नॉट अपॉन वाई की पावर में 3 अपॉन 1 माइनस YC अपॉन वाई की पावर में 3। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर आपको फ्लो प्रोफाइल देखनी है ना, तो पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे सपोज हमारा जो वाटर है वो इस डेप्थ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये हमारी डेप्थ है वाटर की Y। ठीक है। ये इसकी क्रिटिकल डेप्थ है और ये इसकी नॉर्मल डेप्थ है। ठीक है। तो क्रिटिकल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ और Y। ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ को हम YC लिख रहे हैं, Y0 नॉर्मल को लिख रहे हैं, और जो एक्चुअली जो वाटर जिस डेप्थ पे फ्लो कर रहा है उसको हम Y लिख रहे हैं। तो Y जो है ना, वो यहाँ पे हमारा क्रिटिकल डेप्थ और Y0 दोनों से कम है इस वाली फ्लो प्रोफाइल के केस में। अगर हम दूसरी फ्लो प्रोफाइल देखें, सेकेंड वाली, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें हमारा Y जो होगा वो YC से ज़्यादा होगा लेकिन Y0 से कम होगा। थर्ड वाली प्रोफाइल में Y जो है वो दोनों से YC और Y0 दोनों से ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये हमारे केसेस हो जाते हैं इसके प्रोफाइल्स के, फ्लो प्रोफाइल के केस में वाटर के लिए। अब फ्लो प्रोफाइल बनाने के लिए y को यहाँ पे हम y इज इक्वल्स टू 0, और इस पॉइंट पे y इज इक्वल्स टू YC, इस पॉइंट पे y इज इक्वल्स टू Y0, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो यहाँ पे हम एक एक करके पुट करके देखेंगे, और फिर हमें पता चलेगा, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम इन्फिनाइट पे जब देख रहे हैं तो y को इन्फिनिटी पुट करने पे कुछ स्लोप आएगी जिसकी वैल्यू S0 होगी। ठीक है। और जो NDL लाइन के लिए जब भी हम देखेंगे y की वैल्यू Y0 पुट करेंगे तो हमेशा dy/dx
ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे स्लोप नहीं आएगी, ठीक है। और ये जो हमारी क्रिटिकल डेप्थ लाइन है इसमें हमेशा ये जो स्लोप होगी वो हमारी इन्फिनाइट होगी, और इन्फिनाइट मतलब मैक्सिमम स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर तक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें इसको लेके चलना है, ठीक है। CDL में हमेशा परपेंडिकुलर आएगी, और बेस पे जब हम देखेंगे तो उस पर भी कुछ स्लोप आएगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे भी स्लोप आ रही है, और यहाँ पे जो हमारा ये जो पॉइंट है, जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, उस पर भी स्लोप आ रही है। बाकी जगहों पे हमें CDL लाइन का हमेशा याद रखना है कि इस पे परपेंडिकुलर आ रही है, और NDL लाइन पे स्लोप नहीं आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके की हमारी प्रोफाइल बनेगी। और प्रोफाइल जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता चलेगा, सेम यही वाले फॉर्मूला का यूज़ करके हमें पता चलेगा। जब हम सारी प्रोफाइल्स में जो ये वैल्यूज़ है y0 y ग्रेटर देन y0 ग्रेटर देन yc, ये जब हम चेक करेंगे ना डाल के, जैसे फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली प्रोफाइल के लिए y इज़ ग्रेटर देन y0 एंड yc और y0 दोनों से बड़ा होगा। अगर y जो वाटर की डेप्थ होगी वो ज़्यादा होगी, तभी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट फ्लो प्रोफाइल में। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारा y0 से ज़्यादा है, ठीक है, y0 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो है ना वो लेस देन 1 आएगी, मतलब कि 1 से कम होगी वैल्यू, ठीक है। और ये वाली वैल्यू के लिए अगर हम देखें y से भी बड़ा है, इसका मतलब ये भी लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 होने का मतलब क्या है कि इसकी 0.023 कुछ भी हो सकती है वैल्यू, और नीचे 0.05 कुछ इस तरीके से कुछ भी मतलब वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये S0 इंटू दिस हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कुछ 0.000 समथिंग इंटू S0 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है कि स्लोप हमारी जो है ना वो हमारी पॉजिटिव आएगी, मतलब कि dy/dx की वैल्यू मतलब हमारी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारा dy/dx ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारा कर्व राइजिंग होगा, और राइजिंग कर्व को हम बैक वाटर कर्व बोलेंगे। इसलिए हमारी फर्स्ट वाली प्रोफाइल में आपको कर्व राइजिंग इस तरीके से दिख रहा है। सेकेंड वाले केस में जब हम ऐसे ही सेम करके देखते हैं तो हमारा जो कर्व होगा वो हमारा फॉलिंग कर्व आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्रॉ डाउन कर्व बोलते हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन कर्व इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर थर्ड वाली प्रोफाइल जो है उसमें भी हमारा कर्व जो होगा वो राइजिंग आता है, ठीक है, इंक्रीजिंग कर्व आएगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पे भी ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारी तीनों प्रोफाइल्स के लिए होगा। तो फर्स्ट के लिए हमेशा 1 के लिए आपको याद रखना है, जब भी प्रोफाइल 1 होगी, चाहे वो किसी भी केस में 1 में होगा तो वो इंक्रीजिंग होगी, ठीक है, और दूसरी वाली में होगी तो वो डिक्रीजिंग होगी, और तीसरी वाली में होगी तो वो फिर से इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब सेम अगर आप देखो जो हमारी स्टीप के केस में है, ये यहाँ पे इंक्रीजिंग दिख रही है, यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है, और फिर से आपको इंक्रीजिंग फ्लो प्रोफाइल दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि NDL लाइन में यहाँ पे ज़ीरो स्लोप दिख रही है, CDL लाइन में आपको परपेंडिकुलर दिख रही होंगी दोनों की दोनों, ठीक है। और यहाँ पे भी CDL पे ये परपेंडिकुलर है, और नीचे NDL हमने कंसिडर करी हुई है। इस केस में क्या होता है, क्रिटिकल की केस में CDL NDL दोनों होती हैं, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि NDL नीचे है और CDL ऊपर है, मतलब इसी का जो एक लाइन है इसके बॉटम को NDL मान लिया और इसके टॉप को हमने CDL मान लिया, ठीक है। तो टॉप पे आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहाँ पे नो स्लोप दिख रही है, ठीक है, और इन दोनों जगहों पे आपको स्लोप दिख रही है, ठीक है। सेम वे में यहाँ अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल के केस में, यहाँ पे सिर्फ CDL है तो यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर वाली दिख रही है, और NDL में कोई वो नहीं है, स्लोप नहीं है, और यहाँ पे नीचे बॉटम में स्लोप है, ठीक है। तो और ये है कौन सी है, सेकंड और थर्ड प्रोफाइल है, तो सेकंड वाली प्रोफाइल हमेशा डाउनवर्ड होगी, ठीक है, और जो थर्ड वाली प्रोफाइल है वो अपवर्ड होगी, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे ये नेक्स्ट एडवर्स के केस में हो जाएगा, ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ठीक है, NDL में नो स्लोप और यहाँ पे स्लोप है, और उसके बाद ये वाली जो प्रोफाइल है ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी टोटल 12 फ्लो प्रोफाइल्स हो। अब जो नेक्स्ट फ्लो है रैपिडली वेरिएड फ्लो हो जाता है। रैपिडली वेरिएड फ्लो में डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस सडनली, ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पे सडनली चेंज हो जाएगी। फ्लो चेंजेस फ्रॉम सुपर क्रिटिकल स्टेज टू सब क्रिटिकल स्टेज।
फ्लो जो है वो डायरेक्टली सुपर क्रिटिकल स्टेज से सब क्रिटिकल स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी इस केस में, ठीक है। डेल्टा एक्स जो है इज़ वेरी स्मॉल, मतलब जिस लेंथ में, जितनी लेंथ में ये फ़्लो जो है इसमें वेरिएशन आ रही है, सडन वेरिएशन, सडनली इंक्रीज़ या सडनली फ़्लो जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो ये जो वेरिएशन के लिए जितनी पोर्शन में आ रही है ये बहुत कम लेंथ है, ठीक है। जैसे पहले हो रहा था रैपिडली वेरिएड फ्लो में बहुत डिस्टेंस के बाद चेंज जो है वो आ रहा था, यहाँ पे सडनली चेंज आ रहा है, ठीक है। ये डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल वैल्यू है। और यहाँ पे y1 इज़ लेस देन yc एंड जो y2 है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू yc होगा, ये y1 है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो मतलब जो ये डेल्टा x के स्टार्टिंग में जो डेप्थ है वो y1 है, ठीक है। इसको y1, ये y1 हो जाएगी, ठीक है, ये होगी y1। और अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये वाली डेप्थ जो होगी इसको हमने सपोज y2 मान लिया, तो यहाँ पे y1 जो है ना, क्योंकि ये फ्लो सुपर क्रिटिकल है तो y1 इज़ लेस देन yc और y2 इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू yc, ठीक है। इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद द चेंज इन द डेप्थ फ्रॉम y1 टू y2, y1 से y2 में जो चेंज इन डेप्थ आ रहा है उसको हम हाइड्रोलिक जंप बोलेंगे, ठीक है। y1 एंड y2 इज कॉल्ड कॉन्जुगेट डेप्थ एंड सब्सिक्वेंट डेप्थ। इसको, इन दोनों डेप्थ्स को हम कॉन्जुगेट डेप्थ या सब्सिक्वेंट डेप्थ बोल रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक फोर्स यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। ये हमने बात करी हुई है पहले भी। लेंथ ऑफ जंप इज सो स्मॉल दैट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अब यहाँ पे लेंथ बहुत छोटी हम कंसिडर कर रहे हैं, बहुत छोटी लेंथ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर एंड आफ्टर द जंप इज यूनिफॉर्म। जंप से पहले और बाद की जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ जंप वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी हाइड्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो जो है उसके बारे में हमने बात करी कि वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब कि उसके स्टार्ट होने से पहले, मतलब जंप के स्टार्ट होने से पहले और जंप के ख़त्म होने के बाद जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। और यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो हाइड्रोस्टैटिक हमने कंसिडर करनी है। अब जब हम एनालिसिस करते हैं, द टू डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द जंप आर कॉन्जुगेट और सब्सिक्वेंट डेप्थ। जो जंप से स्टार्ट और उसके एंड में जो डेप्थ होंगी ना उनको कॉन्जुगेट या सीक्वेंट डेप्थ हम उसको बोल सकते हैं, जिसकी स्पेसिफिक फोर्स जो होगी वो कांस्टेंट होगी ड्यू टू हाई टर्ब्यूलेंस एंड एडी फॉर्मेशन। ये जो है ये चीज़ होगी, मतलब ये जो चेंज हो रहा है सडन। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, इसीलिए टर्बुलेंस और हाई एनर्जी लॉस की वजह से मतलब एडीज फॉर्मेशन की वजह से हाई एनर्जी लॉस होगा, विच इज़ इनिशियली अननोन टू अस, हैंस द मोमेंटम इक्वेशन इज यूज्ड फॉर एनालिसिस। हमें नहीं पता होगा इनिशियली कि कितना लॉस हो रहा है, इसलिए हम मोमेंटम इक्वेशन का यूज़ करेंगे ताकि हम एनालाइज कर पाएँ हर चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रैपिडली वेरिएड फ्लो जो है वो हाइड्रोलिक जंप के केस में रैपिडली वेरिएड फ्लो होती है, ठीक है, जिसमें सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट होते हैं। आपको इस तरीके से कुछ फ्लो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से वेरिएशन होगा। सुपर क्रिटिकल पहले फ्लो था, फ्लो डेप्थ जो है वो मतलब क्रिटिकल से कम थी और फिर उसके बाद क्रिटिकल से ज़्यादा हो गई, ठीक है, सडनली। तो मतलब ये बहुत कम डेप्थ में हुआ। और यहाँ पे इस तरीके से एडी फॉर्मेशन आपने देखी होगी। अगर आपने इस तरीके का फ्लो देखा होगा तो एडी फॉर्मेशन होती है, इसमें टर्बुलेंट जोन होगा ये, ठीक है।